So Pakistan's automotive space was dominated primarily by Japanese OEMs. Honda, Toyota, Suzuki. So Suzuki की reputation was कि सस्ती गाड़ी, आम आदमी की गाड़ी, in other words. अच्छा, मैं क्रेडिट दूंगा उस वक्त की गवर्नमेंट को जिन्होंने, और मिफ्ता इस्माइल साहब was part of the government, जब उन्होंने ये न्यू ऑटो पॉलिसी डिज़ाइन की. पाकिस्तान इज़ अ बिग मार्केट, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो गवर्नमेंट ने जो 2-3 चीज़ अच्छी की ना, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ आज इतने सारे प्लेयर्स पाकिस्तान में आए. पहला रीज़न वो पॉलिसी थी, उसके बाद एक और पॉलिसी आई जो कि 21-26 की पॉलिसी थी, जो कि विच इज़ अबाउट टू एक्सपायर, एंड एक नई पॉलिसी जो है वो आने वाली है इस वक्त. सेडान में क्यों जाएं, होंडा है, टोयोटा है, वहाँ नहीं जाने की जरूरत नहीं. सुजुकी वाले पे क्यों जाएं, वहाँ छोटी गाड़ी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है. ये वो सेगमेंट है जिसको बना दिया एक ओईएम ने. अब हमें सबको उसी में कम्पीट करना चाहिए. हर ब्रांड आप उठा लें, चाइनीज़ एंड नॉन चाइनीज़, सारे उसमें कूद गए. आज वो पाकिस्तान की मार्केट का सबसे क्राउडेड सेगमेंट बन गया है. एंड दे केम, 2 अलग अलग टीमें आई और उन्होंने हमें कहा कि यू आर नंबर 1 इन क्वालिटी अमंग्स द एंटायर Hyundai मोटर ग्रुप. Kia Hyundai combined across the globe, all CKD countries. Future में, if you do not have a Chinese brand by your side, then you are in trouble. So GSE की ब्यूटी ये है कि GSE के पास टेक्नोलॉजी सारी हैं. So say for example Kia के पास ICE है, HEVs हैं, PHEVs हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं. पैनोरामिक सनरूफ कितने लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन चाहिए सब कुछ सबको दिखाने के लिए कि मेरे पास पैनोरामिक सनरूफ है, या मेरे पास एडास फीचर्स हैं, या मेरी गाड़ी कूल है, मैं से बात करता हूँ गाड़ी दरवाजे खुल जाते हैं. जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दूँ, हमारी जो गाड़ी है अभी GSE की, उसके अंदर सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं. मसाज सीट्स हैं, फ्रेग्रेंसेज हैं उसके अंदर, जो हमारी जो हाइपटेक है उसके अंदर फ्रेग्रेंसेज हैं, और जीरो ग्रेविटी सीट्स हैं. वॉइस कमांड पे आपकी गाड़ी के दरवाजे शीशे सब खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इवन गल्विंग डोर्स. आज पाकिस्तान में 31 ब्रांड्स हैं, 16 प्लेयर्स हैं, 2,20,000 का साल का वॉल्यूम है. कम 30 जून 26, मैं कह रहा हूँ 6 महीना और स्ट्रेच कर जाओ. 1 जनवरी 27 आप देखेंगे, मेरा इंप्रेशन है कई ब्रांड्स पैकअप कर जाएंगे. सो फैसल साहब, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू लॉन्च. थैंक यू वेरी मच. उस पर हम लोग आते हैं कि कैसी आपको स्पेस दिख रहा है, क्या हुआ, हाउ वाज द लॉन्च, हाउ वाज द रिस्पांस. बट हाउ अबाउट, बिकॉज हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ऑटो सेक्टर को भी देखना चाहते हैं और फिर विद इन देम कंपनीज की अंडरस्टैंडिंग भी चाहते हैं कि यार कौन सा ब्रांड क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है. सो अगर आप थोड़ा सा, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन अ लिटिल अबाउट द ऑटो स्पेस. सो इट स्टार्टेड ऑफ विद द थ्री जहाँ पे आपके पास 3 साल पहले कोई मॉडल लॉन्च होता था, 3 साल के बाद हमारे पास आता था आफ्टर वेरी लॉन्ग रिक्वेस्ट. देन माशाल्लाह आप लोग, यू वर वन ऑफ द पायनियर्स जो कि कोरियंस को यहाँ पे लेके आए, एंड नाउ अ चाइनीज़ कार. सो पाकिस्तान का जो ऑटो का लैंडस्केप है, इन टर्म्स ऑफ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट पुरानी गाड़ियाँ, ICE, PHEVs, EVs, what do you think? What's happening and where do you think we are going? So thank you very much for the opportunity. मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूँगा पास्ट में. सो जैसा आपने खुद मेंशन किया कि एक अरसे तक 3 ऑटो मेकर्स पाकिस्तान में थे, वो भी जापानीज़ थे. सो पाकिस्तान ऑटोमोटिव स्पेस वाज डोमिनेटेड प्राइमरीली बाय Japanese OEMs. Honda, Toyota, Suzuki, especially Honda and Toyota known for quality. Toyota was more of quality, durability, reliability and less of styling. Honda was quality and styling. Suzuki was considered to be a mass market product, very very cheap price point, और आप को हर छोटी से छोटी गाड़ी मिल जाएगी. So I would say the market was segmented in such a way that Suzuki के पास एक रेंज थी जो छोटी गाड़ियों की थी. उन्होंने बड़ी वाली जिसको कहते हैं 1.3, 1.6 लीटर या 2000 सीसी की गाड़ी को उन्होंने टैप ही नहीं किया था. उन्होंने कहा था कि ये हमारा फोटे है, छोटी गाड़ी as low as I would say उस वक्त मेहरान हुआ करती थी in the size, and as high as I would say कि स्विफ्ट. अच्छा, एक वक्त पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि दे ब्रॉट SUV विटारा, जिसको कहते थे, विटारा लाए थे, फिर सेडान्स लाए थे. उन्होंने कोशिश की उन्होंने कि आई थिंक वो ब्रांड एक ऐसी जगह पे पोजीशन हो गया था कि फिर वो वहाँ से वो सो सुजुकी की रेपुटेशन वाज कि सस्ती गाड़ी, आम आदमी की गाड़ी, इन अदर वर्ड्स, वो मिल जाएगी. अच्छा, सुजुकी ने कोशिश भी की ना जहाँ पे उस सेगमेंट में एंटर होने की, जहाँ टोयोटा और होंडा उस वक्त वो उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली. टोयोटा और होंडा कुछ प्रोडक्ट्स में आपस में कम्पीट करते थे, जैसे सिविक और ग्रैंडी आपस में कम्पीट करते थे, सिटी एंड यारिस आपस में कम्पीट करते थे. अच्छा, उस वक्त यारिस नहीं थी,
यारिस तो थोड़े अर्से पहले आई है। उसको कोरोला मैं 1.3 और पास की बात करूँ तो हाँ। 1.3 XLI GLI हुआ करती थी, और ऑल्टिस ग्रैंडी compete करती थी सिविक के साथ, और 1.3 XLI GLI compete करती थी सिटी के साथ। और उसके अलावा 4x4 डबल कैब एंड फॉर्च्यूनर्स, इस तरह की चीज़ें टोयोटा के पोर्टफोलियो में थी। होंडा वाले लाए BRV, जिसको कहते हैं कि एक MPV है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल। उसके बाद ऑब्वियसली HRV आई उनकी दूसरी गाड़ी, जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV में। अच्छा, ये कुछ चीज़ें बाद में, कुछ चीज़ें शुरू में थी। मैं इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि मार्केट वॉज काइंड ऑफ सेगमेंटेड इन अ वे कि होंडा एंड टोयोटा यूज टू कम्पीट विद ईच अदर हेड ऑन इन सर्टन प्रोडक्ट्स लाइक सिटी, सिविक, कोरोला, चाहे वो ऑल्टिस हो, चाहे वो XLI GLI हो। इसके अलावा दे वर नॉट कम्पीटिंग। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स उनके यूनिक थे, कुछ प्रोडक्ट्स उनके यूनिक थे। इस तरह से उनकी सेगमेंटेशन हुई थी। इनमें से कोई भी सुजुकी को टच नहीं कर रहा था। एक वक्त था टोयोटा के पास डायहाट्सू के ब्रांड था, तो उनके पास डायहाट्सू कोरे थी। आई वॉज पार्ट ऑफ टोयोटा बैक देन। तो वो गाड़ी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में अच्छी थी। वो एक गाड़ी थी जिसको मैं कहता हूँ उसने अच्छा परफॉर्म किया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो महंगी पड़ रही थी, क्योंकि उसका मॉडल चेंज होने वाला था। और उसके बाद वो जो गाड़ी मार्केट में आनी थी, वो टोयोटा पाकिस्तान ने कंसिडर किया उसको, बट वो लग रहा था कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। अब सुजुकी से, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि एक प्राइस पॉइंट पे सुजुकी इसका फोटे है, प्राइस पॉइंट, तो वो इजी नहीं था उससे कम्पीट करना। तो उन्होंने कहा अपनी एनर्जीज क्यों उन चीज़ों पे ज़्यादा लगाएं जहाँ हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो माइट एज वेल उस पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ हम वॉल्यूम्स जनरेट कर सकते हैं। ये मार्केट थी सेगमेंटेड एंड डोमिनेटेड बाय 3 जापानीज। पाकिस्तान की पिछली ऑटोमोटिव पॉलिसी के अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं थी कि आप किसी न्यू ऑटोमेकर को पाकिस्तान में बुला सकते हैं। कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं था, बल्कि स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस थी। बहुत इजी नहीं था एंटर होना। एंड दैट्स द रीज़न वाई आपने देखा कि 2016, 17, 18-19 में तो हम आ गए, लेकिन जो पॉलिसी 16 से 21 वाली थी, उससे पहले जो 15 तक की पॉलिसी थी, 2 पॉलिसी एक्सपायर हो गई थी, उसका रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी नहीं आई थी। 2006-7 से लेकर 12 वाली एक पॉलिसी थी दैट गॉट एक्सपायर्ड। उसके बाद एक 5-6 साल का वो पीरियड था, देयर वाज नो ऑटो पॉलिसी, एंड गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू डेवलप एन ऑटो पॉलिसी जिससे कंपटीशन बढ़े। अच्छा, मैं क्रेडिट दूंगा उस वक्त की गवर्नमेंट को जिन्होंने, और मिफ्ता इस्माइल साहब वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जब उन्होंने ये न्यू ऑटो पॉलिसी डिज़ाइन की। अच्छा, वी वर नॉट पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी बिकॉज उस वक्त हमारे तो शायद गुमान में भी नहीं था कि हम कभी ऑटोमोटिव करेंगे पाकिस्तान में। We were busy doing other things in Pakistan and outside Pakistan. Quite successfully. And I was luckily, so I left Toyota in 2013 March and joined Lucky Cement as a cement company. And I had no clue that in future I will be part of automotive once again. And we were busy doing other things in Pakistan and outside Pakistan, and एक automotive policy का draft circulate हुआ था उस वक्त. Luckily, it's a coincidence कि उस वक्त Kia and Hyundai were thinking of making a re-entry into Pakistan. Before, इससे पहले 2 दफ़ा Kia Hyundai पाकिस्तान में आके जा चुके थे। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान को में इसलिए आना था 2 वजूहात की वजह से। पाकिस्तान इज़ अ बिग मार्केट, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। 250 मिलियन की पॉपुलेशन की मार्केट को, चाहे उसमें 2 लाख गाड़ियाँ साल की बिकती हों नई, या 3 लाख बिकती हों, 3.5 लाख बिकती हों, मैक्सिमम 3.5 लाख हमने टच किया अपनी पूरी लाइफ के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर अब तक की जर्नी जो हमने ऑटोमोटिव की पाकिस्तान में देखी है। ये मैक्सिमम वॉल्यूम है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है? 250 मिलियन लोग। पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल फॉर मोटराइजेशन, सो एज वी स्पीक पाकिस्तान में मोटराइजेशन इंडेक्स इज से 10 to 12 कार्स पर 1000 पीपल, जो कि कुछ नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखते हुए पाकिस्तान का मोटराइजेशन इंडेक्स इजीली होना चाहिए करीब 50-60, कम अज कम भी पर 1000 पीपल, कम अज कम हर हजार बंदे के ऊपर 50 गाड़ियां होनी चाहिए, जो कि आज 10 से 12, जो कि कुछ भी नहीं है। तो मार्केट्स, तो जो OEM से ये स्टडी करते हैं कि कहाँ मोटराइजेशन इंडेक्स कम है, कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन में भी जो यंग पॉपुलेशन है वो कहाँ ज़्यादा है, जिन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी है। लकीली पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन is more than 60%, 50 to 60% is within the age bracket starting from I would say 18 to going up to say 35-40 के अंदर आप देखें तो 50 से 60% लोग जो हैं वो इस एज ब्रैकेट में हैं। और ये वो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, या बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने गाड़ी खरीदनी है और जिनकी फैमिली अब ग्रो करेगी पाकिस्तान में। इन दोनों ब्रांड्स ने पाकिस्तान में आना था, सो दे वर लुकिंग फॉर potential parties, and somehow Kia knocked the doors of ours amongst other 11
I would say groups in Pakistan. We're not the only one in Pakistan जिनके साथ उन्होंने बातचीत शुरू Had you shown interest to them? No. So when they knocked the door and they said, okay, we are thinking of making a re-entry into Pakistan. Will you be interested to be evaluated? So हमने कहा ठीक है, evaluation में कौन सा मसला है? Like we will surely like to give it a shot. अच्छा उस वक्त हमारे जहन में नहीं था कि हम वाकई में interested भी होंगे और करेंगे भी. तो हम इसी तरह थे कि चलो यार एटलीस्ट एक्सप्लोर करते हैं. And then I was kind of selected by the group because luckily I had some automotive experience because of my past experience with Toyota. And this is how I started with my team, a small team working on this project. And we prepared a pitch document जैसा बाकी लोगों ने किया था. And the people came, so we were given kind of an indication कि अप्रैल में आप काम उन्होंने हमें कहा था कि आप काम शुरू करें इसके ऊपर, एक pitch document बनाएं. So we started preparing that and they visited in August 2016. अगस्त 2016 में, अच्छा अभी पॉलिसी आप समझ लें ड्राफ्ट थी, भी फाइनल नहीं हुई थी. सो अप्रैल में हमें उन्होंने कहा और अगस्त में ये लोग आए और इसको मैंने ऑब्वियसली स्टडी करना पड़ा बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग द पिच डॉक्यूमेंट. तो उसमें मैंने जब देखा ना तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली नज़र आया कि 20% का ड्यूटी कंसेशन. सो अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त टोयोटा, होंडा, सुजुकी 3 प्लेयर्स थे तो 2 कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स थी, लोकलाइज्ड पार्ट्स, नॉन लोकलाइज्ड पार्ट्स. Localized parts were attracting 45-46% custom duty. Non-localized parts were attracting 30% custom duty. So government ने जो 2-3 चीज़ अच्छी की ना, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ आज इतने सारे प्लेयर्स पाकिस्तान में आए. पहला रीज़न वो पॉलिसी थी, उसके बाद एक और पॉलिसी आई जो कि 21-26 की पॉलिसी थी जो कि विच इज़ अबाउट टू एक्सपायर, एंड एक नई पॉलिसी जो है वो आने वाली है इस वक्त. तो 16-21 की पॉलिसी में एक तो 20% का कंसेशन था कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग OEMs. इसकी वजह ये थी कि अगर आपने पाकिस्तान में एंटर होना है और उसी ड्यूटी टैरिफ के ऊपर एंटर होना है जिस पे OEM आज काम कर रहा है, तो उसने लोकलाइजेशन इतनी सारी की हुई है कि यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट. आपने ग्राउंड पे ही नहीं खड़े हो सकेंगे उसके सामने आप, तो प्रोजेक्ट तो वाइबल ही नहीं होगा. तो इन्होंने हमें 5 साल का पीरियड दिया फ्रॉम द लॉन्च ऑफ ईच वेरियंट. सो फर्स्ट का स्पोर्टेज के 3 वेरियंट्स हैं, तो स्पोर्टेज के हर वेरियंट जब हमने लॉन्च किया उसका कंसेशन पीरियड उस टाइम से स्टार्ट होकर 5 साल चलेगा. बट द मैक्सिमम जो इसका कंसेशन पीरियड है, एक तो 5 साल है इसका मैक्सिमम. एंड फाइनलिटी इसकी इस तरह की अगर किसी ने बहुत लेट लॉन्च किया, से फॉर एग्जांपल 2022 में लॉन्च की गाड़ी, तो उसका कंसेशन 5 साल 22 से नहीं चलेगा. 2026 की जून इज द कट ऑफ डेट. सो द मैक्सिमम यू कैन अवेल कंसेशन, देयर 2 कंडीशन. मैक्सिमम कंसेशन फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएंट इज 5 years. उससे ऊपर इवन 2026 खत्म नहीं हुआ, अभी आया भी नहीं, उसका कंसेशन ओवर हो गया. अगर आपने बहुत लेट लॉन्च की and you are left with less than 5 years, तो 2026 June is the cut off. तो इसमें समझदारी, उसके बाद ड्यूटी नॉर्मल पे चली जाएगी. नॉर्मल मींस टोयोटा, होंडा, सुजुकी उस वक्त एग्जिस्टिंग OEMs थे, वो 46% for localized and 30% for non-localized. So for us in the beginning of the journey, for 5 years of each variant, 10% for non-localized. So as opposed to 30, 10%. इस तरह से localized 46 के अगेंस्ट 25% या 45 के अगेंस्ट 25%. तो 20% का हमें डिफरेंशियल ड्यूटी का मिला. दूसरा उन्होंने इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि हमें जो फोकस था ना हमारा था कि प्रोडक्ट लाना है, जल्दी लाना है, कंपेटिटिव प्राइस पॉइंट पे लाना है, और लोकलाइजेशन पे फ़ौरन जल्दी नहीं करनी है. वी हैव टाइम. ये 20% का जो ड्यूटी डिफरेंशियल है, इट वाज एक्चुअली गिविंग अस टाइम कि हम उसके अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें, प्रोडक्ट को मनवा लें और उसके अब लोकलाइजेशन पे काम शुरू करें, ताकि बाय द टाइम 5 साल एक्सपायर हो रहे हों, हमारी आप समझ लें कि डेप्थ हो ग्राउंड के अंदर, और हमने लोकलाइजेशन इनफ कर दिया हो ताकि जब हमारी पैरिटी उनकी पैरिटी बराबर हो तो हम ईजिली कम्पीट कर सकें. Makes sense. तो ये पॉलिसी की एक खासियत थी जिसकी वजह से बहुत सारे एंटर हुए पाकिस्तान में. वी वर द ओनली फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान जिसने कैटेगरी A ग्रीन फील्ड स्टेटस लिया था अंडर ऑटो पॉलिसी 16-21. इसका मतलब ये है कि आपने ग्राउंड जीरो से काम स्टार्ट करना है और आपने प्लांट को स्टार्ट बनाना है, प्लांट लगाना है, उसके बाद आपको कंसेशन मिलेंगे. अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि आपने कहा कि मुझे लाइसेंस चाहिए और मैं गाड़ियाँ मंगाता रहूँगा CBU और मैं बेचता रहूँगा, मुझे कंसेशन. इट वॉज फॉर CKD. सो अब आप समझ लें कि एक रेस शुरू हो गई थी पाकिस्तान में. अब पीरियड जो है वो 2021 से लेकर 16 से लेकर 21 तक का है, लेकिन उसका कंसेशन वाज गोइंग अप टू 2026, क्योंकि अगर किसी ने 30 जून 2021 को गाड़ी लॉन्च की तो 5 साल उसको चाहिए.
तो मैक्सिमम कंसेशन आपको जून 26 तक अवेलेबल, उससे आगे अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने 5 साल की पॉलिसी में आप काइंड ऑफ आप कहें कि तो 10 से 12 साल का कंसेशन दिया, लेकिन गाड़ी के लिए कंसेशन 10-12 साल नहीं था, पर गाड़ी 5 हर साल वेरिएंट था। के लिए 5-5 साल था, बट उन्होंने एक स्पेस दिया हुआ था जिसके अंदर रह के आप गाड़ी को लॉन्च कर सकते हैं। सो वी गॉट द सिग्निफिकेंट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने हमें जब कैटेगरी ए ग्रीनफील्ड स्टेटस मिला उसके फ़ौरन बाद 2-3 और कंपनियों को भी मिल गया, लेकिन हमने जल्दी ग्राउंड ब्रेकिंग की। हमारे साथ एक और कंपनी ने भी ग्राउंड ब्रेकिंग ऑलमोस्ट उसी महीने में की, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा स्पीड लगा दी अपने प्रोजेक्ट को। सो वी वर एबल टू कंप्लीट आवर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी एट बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि कराची में है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। वहाँ हमने 1.5 साल के कम अरसे में अपना स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है टू द ट्यून ऑफ 65,000 कार्स ऑन अ डबल शिफ्ट बेसिस इन अ ईयर, वो हमने सेटअप कर दिया। अच्छा, ये एक प्लांट वो वाला प्लांट नहीं है कि आपने 1.5 साल में कोई आम सा प्लांट सेट कर दिया। 1.5 साल में वो वाला प्लांट जिसके अंदर जर्मन पेंट शॉप है, जो कि सिर्फ जर्मन नहीं है बल्कि रोबोटिक पेंट शॉप है। सो हमारी गाड़ियाँ जो पेंट होती हैं वो रोबोट्स पेंट करते हैं। आई थिंक किसी भी प्लांट की जो यूएसपी होती है या कैपेसिटी लिमिटिंग फैक्टर होती है वो पेंट शॉप पेंट शॉप होती है, करेक्ट। उसके अलावा तो फिर इट्स लाइक असेंबली, राइट? Exactly. उसमें ज़्यादा इतनी कैपेसिटी मैटर नहीं कैपेसिटी, करती। यू राइट, बिल्कुल सही आपने कहा। ऑन लाइक के किसी भी प्लांट की जो लिमिटेशन है ना इस कैपेसिटी को, वो पेंट शॉप है। तो हमने कैपेसिटी और पेंट शॉप बहुत हाई सेट की हुई थी, एज हाई एज 13 यूपीएच, हम कहते हैं यूनिट्स पर आवर। इतनी हाई यूपीएच पे जाके हमने पेंट शॉप की कैपेसिटी, प्लस हमने जब इसको डिज़ाइन किया था तो ये सोच के डिज़ाइन किया था कि कल को बड़ी गाड़ी भी आ सकती है, क्योंकि उस वक्त जो हम गाड़ियाँ ला रहे थे स्पोर्टेज की साइज़ और मे बी पिकांटो की साइज़ वो एक मुनासिब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ थी। अब कल को हमें सोरेंटो, बड़ी न्यू जनरेशन सोरेंटो लॉन्च करनी हो, फर्स्ट कर हमने टेस्मान 4x4 डबल कैब लॉन्च करना, उस वक्त तो टेस्मान का कोई कंसीव भी नहीं हुआ था आइडिया। लेकिन वी प्लान इन अ वे कि फ्यूचर में हमें कोई बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करनी ना पड़े प्लांट के अंदर। तो कमिटेड इन फुल। एग्जैक्टली। सो व्हाट वी डिड वाज कि डे वन पर हम इतनी कैपेसिटी लगाएं कि अगले 5 या 7 साल है ना, हमें बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मार्केट ग्रो करती है और जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहती हैं और डिमांड बढ़ती है, तो हो सकता है कि किसी स्टेज पे आके हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब ऑप्टिमम पे पहुंच जाएगी तो वी शुड टेक अ डिसीजन मे बी साल पहले, जब वो टच करने वाली हो अपनी सीलिंग को, कि अब हम कैपेसिटी इन्हांसमेंट पे जाएं। तो 1 साल के अंदर हम इसकी कैपेसिटी को 65,000 से बढ़ा के, से फॉर एग्जांपल 80, 85, 90,000 लाख पे लेके जा सकते हैं। बट दैट वाज नॉट मेजर इन्वेस्टमेंट उसमें रिक्वायर्ड नहीं थी। जो मेजर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी वो पहले सेटअप में रिक्वायर्ड थी, जिसके अंदर स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो आपने पेंट शॉप लगाई, वो भी जर्मन पेंट शॉप, वो भी रोबोटिक पेंट शॉप। फिर हमने डाइफूकू की असेंबली शॉप ली, जो कि दुनिया में एक बड़ा नाम है फॉर असेंबली शॉप्स। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, जिसको कहते हैं CMM मशीन, जो बॉडी की एक्यूरेसी को इंश्योर करती है। 1500 से 2000 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिस पे रोबोटिक आर्म्स जो है ना वो गेज करते हैं कि बॉडी शेल जो पड़ा हुआ है इस वक्त वो मास्टर बॉडी के मुताबिक है या नहीं है। और वो बताता है कि कहीं उसके अंदर डेविएशंस तो नहीं है, और वो माइक्रोन्स में होती हैं। बहुत ही, यानी एक ह्यूमन आई इसको पकड़ भी नहीं सकती, इस तरह की छोटी क्या कहते हैं गैप्स और लेवलनेस की वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है। अच्छा, उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आप पार्ट्स उसमें फिट करते हैं, जो आप लोकल पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर गैप्स नहीं आते। जहाँ बॉडी फिटमेंट में इनएक्यूरेसी हो वहाँ आपका जो पार्ट है जो लोकल है या KD पार्ट जिसको हम कहते हैं वो फिट नहीं हो पाता अगर उसके अंदर डेविएशंस हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी गाड़ी की क्वालिटी पाकिस्तान में नंबर 1 है, और ये मैं प्राउडली कह रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि मैं लाइक इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी OEMs हैं, सब अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी गाड़ियाँ उन सब में इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी नंबर 1 है। माशाल्लाह। वैसे भी यहाँ पे अगर मैं जैसे बोर्ड रूम की जो आपने एक पिक्चर पोस्ट की ना कि दिस इज़ व्हाट वी वर थिंकिंग एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड, आपने उस वक्त सोचा था कि यार चाइनीज़ इस तरह से आएंगे? मतलब चाइनीज़ ब्रांड्स आप लोग भी लेके आए ऑफ कोर्स, बट इस तरह से दे विल लाइक कि यार वो प्राइस के ऊपर वो वैल्यू देंगे। बिकॉज आई थॉट कि जब वो GWM की गाड़ी आई थी साजगार वाली, तो लोग कह रहे थे यार गाड़ी के फीचर्स बहुत हैं, प्राइस बहुत अच्छी है, लेकिन चाइनीज़ है। एंड देन फ्रॉम दैट टाइम के एक्सेप्टेबिलिटी ऐसी आ जाना, वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? देखिए, बैक इन 2000 आई वुड से 17, 18, 19, 20, 21 आई वुड से वी वर नॉट श्योर कि चाइनीज़ को कोई खास
रिसेप्शन मिलेगा, चाइनीज विल बी एबल टू पेनिट्रेट वेरी इजीली, और वो उन्होंने स्ट्रगल किया। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, जब हमारी स्पोर्टेज लॉन्च हुई तो स्पोर्टेज थी, हाँ कोई और करीब भी नहीं आ सका। बहुत सी गाड़ियाँ उसके बाद आई, लेकिन करीब कोई नहीं आ सका उसके, लेकिन उसको गेम अप होते जा रहा था। अच्छा, वी स्टार्टेड द गेम, और वो गेम स्पोर्टेज ने स्टार्ट किया, और उसके बाद गेम अप होता गया, क्योंकि हुआ ये कि उस सेगमेंट में जो हमने इंट्रोड्यूस किया, पाकिस्तान में CSUV सेगमेंट लोकली प्रोड्यूस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पाकिस्तान में या तो सेडान थी, जैसे करोला, टोयोटा करोला, ऑल्टिस ग्रैंडी, सिविक, और उसके बाद बीच में कुछ नहीं, उसके बाद फॉर्च्यूनर, तो बीच में कुछ भी नहीं था। और CSUV, और दुनिया में भी उस टाइम पे इन गाड़ियों को बहुत टेल वेंड मिल रहा था, पूरी दुनिया में ज़रा फेमस हो रही थी ये सारी गाड़ियाँ। अच्छा, अब ग्लोबली ट्रेंड क्या था? SUV का ट्रेंड था। ग्लोबली लोग सेडान से मूव करके SUV की तरफ जा रहे थे। अच्छा, कॉम्पैक्ट SUV का ट्रेंड चल रहा था उस दुनिया में। हमें लगा कि किया की स्पोर्टेज पाकिस्तान में पहले भी आई थी ना, तो दो उसके साथ थोड़ा सा ब्रांड के साथ स्टिग्मा था अटैच बिकॉज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स थे पास्ट 2 एंट्रीज के, क्योंकि उसमें सामा जो लोकल ग्रुप्स पाकिस्तान के थे, और मे बी किया कि अपने भी कुछ चैलेंजेस थे इन द पास्ट और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वो सामा वो उनको टेक ऑफ नहीं मिल सका उस तरह का जो मिलना चाहिए था। तो इनकी जो री एंट्री थी ना, वो एक राइट टाइम पे थी, जहाँ मैंने वो बात से कहीं मैं शिफ्ट हुआ था। दे वर थिंकिंग ऑफ री एंट्री इन पाकिस्तान, एंड दे वर looking for the right partners. And now it's very important that the partner you choose. And they spoke to almost 12 parties when they were talking to us. We were one out of 12 parties they were talking to. और उसके अंदर ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे, और हमारे जैसे नॉन ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे। बट हमारी कुछ चीज़ें इनको अच्छी लगी, लाइक हमारा ग्रुप का प्रोफाइल, हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हमारे मसल्स, हमारी हंगर टू डू थिंग्स, and दूसरा एक reputation in the market. They chose us as their partner in Pakistan, and we were given first priority. Then we decided we discussed whether we should do it or not, and we finally decided that we should move on. तो जब हम प्रोडक्ट कंसीव कर रहे थे कि कौन से प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लाया जाए, तो स्पोर्टेज केम आउट टू बी द प्राइमरी प्रोडक्ट, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जिसका कोई कंपटीशन उस सेगमेंट में था ही नहीं, और सेगमेंट भी एग्जिस्ट करता नहीं था। जो आती थी यूज गाड़ी आती थी, लोकली प्रोड्यूस कोई प्रोडक्ट नहीं था इस तरह का। So we conceived that project, and we conceived that product, and we launched that product, and it was a boom. उसके बाद मैंने जैसे कहा कि C सेगमेंट के अंदर, अच्छा, हर एक को लगा कि यार अब इसमें कूदना है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं है। सेडान में क्यों जाएं, होंडा है, टोयोटा है, वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सुजुकी वाले पे क्यों जाएं, वहाँ छोटी गाड़ी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो सेगमेंट है जिसको बना दिया एक OEM ने, अब हमें सबको उसी में कम्पीट करना चाहिए। हर ब्रांड आप उठा लें, चाइनीज़ एंड नॉन चाइनीज़, सारे उसमें कूद गए। आज वो पाकिस्तान की मार्केट का सबसे क्राउडेड सेगमेंट बन गया है। वहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है, और आई वुड से ब्लड बाथ है। तो जैसे आपने सवाल पूछा कि बैक इन द डेज जब हम ये कर रहे थे, हमें लगा कि अगर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश भी करें ना, तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी का लेवल शायद अभी भी वो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा व्यू था। यस, स्टाइलिंग अच्छी थी, स्पेसिफिकेशन अच्छी थी, प्राइस पॉइंट अच्छा था। वी थॉट के दो चीज़ों में दे विल लैक, वन वाज क्वालिटी, बल्कि 3 चीज़ों में। सेकंड इज लोकलाइजेशन, एंड द थर्ड थिंग इज आफ्टर सेल्स नेटवर्क। सो वी वर लाइक आवर स्टार प्रोडक्ट स्पोर्टेज वाज 35% लोकलाइज्ड। वी हैड डीलरशिप प्रेजेंस अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, तो पार्ट्स का कोई इशू नहीं था, कस्टमर वॉज इन सेफ हैंड्स और स्टिल इज इन सेफ हैंड्स। तो लोकलाइजेशन हमने की, नेटवर्क लगाया, और क्वालिटी पे हमने काम किया। सो मैं आपको ये कह सकता हूँ प्राउडली, जैसे मैंने अभी कहा कि वी आर नंबर 1 इन क्वालिटी, एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज आई लाइक इट। किया एंड Hyundai दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है, Hyundai मोटर ग्रुप। उनकी ओवरसीज इंजीनियरिंग टीम आती है जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं। उनकी टीम आती है कोई 20 से 30 लोगों की, वो 1 महीना रुकते हैं, और वो हमारी गाड़ियों की क्वालिटी को चेक करते हैं। एंड जब वो मुतमईन होते हैं हमारे ट्रायल से, जिसको कहते हैं पहला ट्रायल होता है, फिर पायलट प्रोडक्शन होती है, देन ओनली यू गो इनटू कमर्शियल मास प्रोडक्शन, जिसको ये कहते हैं स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 जब मरहले आप तय करते हैं ना, तो फाइनल आपको एक मिलता है ग्रीन लाइट कि हाँ अब नाउ यू कैन प्रोसीड, क्योंकि उनको अपने ब्रांड की बड़ी फिक्र है, हाँ, of course. उनके नाम की बड़ी फिक्र है। तो जब उन्होंने हमें आए, जब हमने लेटेस्ट जनरेशन स्पोर्टेज जनवरी 25 में और लेटेस्ट जनरेशन सोरेंटो मई 2025 में लॉन्च की, 4 महीने के वक्फे से 3 महीने के वक्फे से दोनों प्रोडक्ट्स,
एंड दे केम, दो अलग अलग टीमें आई और उन्होंने हमें कहा कि यू आर नंबर 1 इन क्वालिटी amongst the entire Hyundai Motor Group. Kia Hyundai combined माशाल्लाह। across the globe, all CKD countries. So it's a moment of pride for us कि मैं सिर्फ ये नहीं करा कि मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं नंबर 1 इन क्वालिटी हूँ. It's established also in Pakistan market. A consumer says that our quality is top notch. क्योंकि आपको पता चलता है अभी क्वालिटी इसलिए अच्छी है कि आपके पास कंप्लेन किस तरह की आती है. अगर आपके पास कोई मेजर कंप्लेन नहीं आ रही है, इसका मतलब अच्छी क्वालिटी है. प्लस हमारा कंज्यूमर जब हमारी गाड़ी को देखता है, उसकी फिनिश को देखता है और कंपटीशन की फिनिश को देखता है, वो कहता है बड़ा क्लियरली मार्क डिफरेंस है. स्पेशली जैसे मैंने कहा पेंट क्वालिटी, जब रोबोट पेंट करता है और डुर की पेंट शॉप, जर्मन पेंट शॉप, जो कि डुर इन दुनिया में 80% मार्केट शेयर है उसका, सबसे ज़्यादा पेंट शॉप का इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला डुर है. जर्मन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक फ्रॉम डे 1. तो जब इस तरह की क्वालिटी आप बना रहे हो, जहाँ आपको वर्ल्ड नंबर 1, आपका जो OEM है वो कहते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 इन क्वालिटी इन ऑल CKD कंट्रीज अमंगस्ट द ग्लोब, उनके पास सारा डेटा है ना पूरी दुनिया का. तो वो जब कह रहा है तो इट इज़ लाइक कॉन्फर्मेशन. तो इट्स लाइक अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस. सो यस, आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, वी नेवर न्यू चाइनीज़ इतना जल्दी पेनिट्रेट कर जाएंगे. बट वी वर वॉचिंग देम वेरी क्लोजली. इट्स नॉट कि हम अपने इल्यूजन में थे कि यार नहीं तो कोरियंस एंड जापानीज़ और चाइनीज़ को बहुत. यस, इनिशियली हमारा व्यू था कि चाइनीज़ विल टेक टाइम, बट आई थिंक हमने रियलाइजेशन बहुत जल्दी कर ली थी. आज नहीं रियलाइजेशन की, 3 साल पहले हमें रियलाइजेशन हो चुकी थी 2023 में कि आगे गेम चेंज होने वाला है. आज तो नहीं हुआ बट आगे चेंज होने वाला है. वो किस तरह के, वी डिसाइडेड टू विजिट चाइना एंड अटेंड शंघाई ऑटो शो. एंड 2023 में जब मैं चाइना गया, चाइना में जाता रहता हूँ और जाता रहता था पहले भी, लेकिन इस काम के लिए मैं पहली दफ़ा गया टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन चाइना इन द ऑटोमोटिव स्पेस. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि दो वहाँ किया का स्टॉल भी था. वहाँ हम उस पर हम गए भी थे और बहुत अच्छी गाड़ियाँ उस वक्त उन्होंने अपनी लेटेस्ट स्पोर्टेज हाइब्रिड एंड सोरेंटो हाइब्रिड डिस्प्ले पे डाली थी. EV5 फ्लैगशिप, EV9 फ्लैगशिप डिस्प्ले पे डाली थी. सो किया उस वक्त पीक पे था. लाइक आई वुड से 2023 में किया ने अपनी रोल आउट की थी EV5 फ्लैगशिप एंड EV9 फ्लैगशिप. तो किया का स्टॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी. लेकिन जब चाइनीज़ पे हमने देखा तो चाइनीज़ जिस तरह की स्टाइलिंग थी उनकी और जो क्वालिटी थी और जो प्राइस पॉइंट बता रहे थे वो लोग, हमें लग रहा था कि फ्यूचर में इफ़ यू डू नॉट हैव अ चाइनीज़ ब्रांड बाय योर साइड देन यू आर इन ट्रबल. तो ये रियलाइजेशन हो गई थी. एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू, एंड हमारी बातचीत पहले ही शुरू हो गई थी कुछ 3-4 चाइनीज़ OEMs के साथ. द रीज़न वाई इट टुक अस लॉन्ग वॉज बिकॉज वी वर वेरी केयरफुल अबाउट आवर डिसीजन कि ये जो पार्टनरशिप है ना, ये इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा नहीं है कि चाइना में इतने सारे ब्रांड्स हैं, बस ये सारे के सारे पाकिस्तान आ गए, ये बच्चे रह गए, बस उनमें से मैं कोई चूज़ कर लूँ. वो फेलियर की तरफ भी ले जा सकता है. क्योंकि आपने एक ब्रांड के साथ साइन अप किया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, नेगोशिएशन की, प्रोडक्ट लाए, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसकी स्टाइलिंग कस्टमर को पसंद नहीं आई, उसकी क्वालिटी कस्टमर को पसंद नहीं आई, उसका प्राइस पॉइंट इतना अट्रैक्टिव नहीं है, और तो फिर वो बैटल ही ओवर हो जाती है आपकी. तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक अ डिसीजन वेरी कॉन्शियसली कि कौन सा ब्रांड हम पाकिस्तान में लाते हैं चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ. सो यू आर टॉकिंग टू 3-4 पार्टीज़ एंड हम जब जूम इन करते रहे चीज़ों को, हमें लगा कि किसी एक प्लेयर के साथ जहाँ हमारा माइंडसेट मिल सकता है. जैसे मैंने कहा क्वालिटी, वी बिलीव इन क्वालिटी, कस्टमर केयर और वॉल्यूम, जिसको कहते हैं मार्केट शेयर. ये हमारा था कि एम्बिशन के हम जो ब्रांड लाएं वो पाकिस्तान में पेनिट्रेट करें फॉर मासेस. निश के लिए हमने अब गाड़ियाँ नहीं बनानी, क्योंकि देखें किया वॉज अ मास मार्केट ब्रांड व्हेन वी साइंड अप विद किया. ग्रेजुअली किया ने अपने आप को एस्पिरेशनल ब्रांड की तरफ शिफ्ट कर दिया है. आज आप किया को देखें ग्लोबली, तो किया अब जिस प्राइस पॉइंट पे compete करता है वो चाइनीज़ के प्राइस पॉइंट पे compete नहीं करता ग्लोबली. वो चाइनीज़ से ऊपर, जापानीज़ से भी ऊपर, और यूरोपियन से नीचे कहीं, या यूरोपियन के बराबर वो अपने आप को प्लेस करते हैं. वो अपने आप को कहते हैं कि अब हम मास मार्केट ब्रांड नहीं, हम एस्पिरेशनल ब्रांड है. सो किया इज़ अ ग्रेट ब्रांड. बट अगर हमें मार्केट में पेनिट्रेशन करनी है और मासेस में वॉल्यूम बेचना है, देन वी शुड हैव अ ब्रांड जो मासेस के लिए काम कर रहा हो. सो GSE की ब्यूटी ये है कि GSE के पास टेक्नोलॉजी सारी हैं. सो से फॉर एग्जांपल किया के पास आइस है, HEVs हैं, PHEVs हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं. आज रीव नहीं है उनके पास, रेंज एक्सटेंडेड आज नहीं है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल उनके पास है.
सो दे आर सॉर्टेड ग्रुप, लाइक उनके पास टेक्नोलॉजी सारी हैं बट प्राइस पॉइंट्स ऊपर हैं. अच्छा, इफ़ यू वांट to penetrate in market and compete head on with Chinese and non-Chinese brands, then you need styling, specification, जिसको कहते हैं intelligent and competitive specifications, quality top notch, and सबसे attractive price point. That's the reason why we chose GSE, because हमें लगा कि हमारी स्पीड उनकी स्पीड, हमारा माइंडसेट क्वालिटी उनका माइंडसेट, हमारी एग्जीक्यूशन उनकी एग्जीक्यूशन, and the price points and attractive products. And सबसे अच्छी बात, GSE is self sufficient. GSE is not कोई और ब्रांड चाइना का जो बैटरी उससे ख़रीद रहा है तो कुछ और किसी और से ख़रीद रहा है. They are self sufficient. इनके अपने माइनिंग राइट्स हैं, ये खुद अपनी माइनिंग करते हैं फॉर मिनरल्स जो बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए. वो जो रेसिपी वो बनाते हैं, इनकी अपनी रेसिपी है फॉर बैटरी. इनकी अपनी मैगजीन बैटरी टेक्नोलॉजी है. ये चार्जर्स खुद बनाते हैं. और टोयोटा और होंडा के साथ पिछले 35 साल से इनका जॉइंट वेंचर है इन चाइना. सो चाइना में टोयोटा और होंडा ये बनाते हैं. अब आप ये देख लें कि कितनी अच्छी वो बन गई है, काइंड ऑफ पूरी चेन है, हाँ, सप्लाई चेन. हाँ, इन द सेंस कि दे लर्नड क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम जापानीज होंडा एंड टोयोटा. सो क्वालिटी इनकी टॉप नॉच है. सो एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा आपको कि चाइना में नंबर 1 इन क्वालिटी होना एक दफ़ा तो ओके है, 8 दफ़ा इज़ नॉट ओके. अब कोई ब्रांड इन अ रो 8 years JD पावर इनिशियल क्वालिटी स्टडी इन चाइना नंबर 1 हो इज़ नॉट अ जोक. इट मीन्स के इट्स द माइंड सेट. क्वालिटी इज़ अ माइंड सेट. इट्स नॉट कि आज आपने क्वालिटी अचीव कर ली, कल आपने वीकनेस शो कर दी अपनी, आपने गाड़ियाँ बेचनी है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता क्वालिटी कैसी है. मुझे वॉल्यूम्स अचीव करने, मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दिखाना है. सो यू कट कॉर्नर्स एंड आपकी क्वालिटी नीचे चली जाती है. वो वॉल्यूम भी बेच रहा है. सो GSE इज़ इन चाइना अमंगस्ट टॉप 5. If you combine GSE Honda, GSE Toyota, यानी GSE Ion Hypetech, GSE Honda, GSE Toyota, they are in top 3, top 4. तो वॉल्यूम बेच के क्वालिटी भी इंश्योर करना इज नॉट ईजी. एंड एज आई सेड सेल्फ सफिशिएंट है, तो इसलिए क्या है, you're sorted. अच्छा, सारी टेक्नोलॉजीज हैं. दे हैव ICE, दे हैव PHEV, दे हैव बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे हैव रेंज एक्सटेंडेड व्हीकल्स, दे हैव हाइड्रोजन फ्यूल सेल और अमोनिया पे भी काम कर रहे हैं ये. So they are very advanced in terms of technology, self-sufficient, very aggressive. और चाइना में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है ये GSE. सो पीछे स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, आई वुड से कि इनके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं बिकॉज ऑफ बीइंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज. मेक सेंस. वैसे तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में अगर आप हेल्प करें क्लैरिटी में समझने में कि किया मोटर हैज़ लाइक डिफरेंट, यानी किया भी है आपके पास, लकी मोटर्स, सॉरी लकी मोटर्स के पास किया भी है, और फिर अब GSE भी है, पूजो भी हमारे पास, पूजो भी है. हाँ. What stops you from having any other Chinese brand? So I understand कि GSE की ब्रांड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट टोयोटा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बट टेक्नोलॉजिकली दे लैग्ड बिहाइंड. करेक्ट, राइट. कोरियंस का भी यही था कि वो दे काइंड ऑफ लैग्ड बिहाइंड, इतना ज़्यादा नहीं बट दे लैग्ड बिहाइंड. राइट. सो अब चाइनीज़ में तो फॉर श्योर, बट व्हाट स्टॉप्स लकी मोटर के किसी और चाइनीज ब्रांड के साथ नहीं आ सकते? क्योंकि आपके पास तो यू आर एन असेंबलिंग प्लेयर, राइट? करेक्ट. आपको यू डोंट नीड टू लॉक योरसेल्फ विद एनीथिंग. तो आप तो खुले. And that's the beauty of our relationship. Right? Yes, yes. So look, you'll be amazed when I say these things. When we signed up with Kia, a lot of people said it's going to fail. There were many reasons they said it will fail. इन्होंने कहा किया पाकिस्तान में 2 दफ़ा आ चुका है, नहीं चला, compete नहीं कर सकेगा. ठीक है. We knew किया ग्लोबली अपना गेम अप कर रहा है उस वक्त, 2016 की बात बताओ. So you had that management discussion with them, their view कि यार आगे वो कैसे दिखते हैं. That's why you signed up with them. बिल्कुल. So when we signed up with them, a lot of people were very skeptical in Pakistan कि यार ये कौन सा ब्रांड कर दिया इन्होंने, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो बिट चुका है 2 दफ़ा. वी न्यू 2016 की दिसंबर में जब हमने प्रोजेक्ट कंसीव किया और 17 में हमने कॉन्ट्रैक्ट, मार्च की 2017 में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. वी न्यू के ग्लोबल मार्केट में किया JD पावर इनिशियल क्वालिटी स्टडी इन US मार्केट 8 years in a row, नंबर 1 इनिशियल क्वालिटी स्टडी. सो दे ऑल्सो लाइक आज जैसा GSE क्वालिटी में नंबर 1 है और उन्होंने अपना गेम अप किया, स्टाइलिंग पे काम किया, क्वालिटी पे काम किया, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स ऑफर किए. एग्जैक्टली जब 2016 में हम बात कर रहे थे, किया का ये वाला हिसाब था. Kia was declared number 1 quality by JD Power in initial quality in US competitive market
जैसे चाइना कंपेटिटिव मार्केट है, यूएस ऑल्सो कंपेटिटिव मार्केट। आज चाइना दुनिया की नंबर 1 मार्केट बन गई है। तो हमने ऐसे प्लेयर को चूज़ किया जिसका हमें लगा कि उन्होंने अपनी स्टाइलिंग पे काम किया है गाड़ी की, इन्होंने अपनी गाड़ी की क्वालिटी पे काम किया है और अनलिमिटेड वारंटीज दे रहे थे नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में। कौन देता है गाड़ी की अनलिमिटेड वारंटीज कि जब तक उसको कॉन्फिडेंस ना हो कि मेरी क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है। प्लस प्राइस पॉइंट, लोग कहते थे नॉर्थ अमेरिका में कि अगर एक दो गाड़ियां खड़ी हैं, वो कहते किया को अगर कंपेयर करें इससे जापानीज इन अमेरिकन गाड़ियों से, वो कहते थे कि सब कुछ इसके अंदर है, क्वालिटी भी अच्छी है, स्पेक्स भी हैं, और उससे 70% प्राइस पर अगर मुझे मिल रही है गाड़ी तो मैं क्यों दूसरी गाड़ी खरीदूं। ये वो एग्जैक्ट चीज़ थी जो किया ने उस वक्त की थी, जो आज हम देख रहे हैं GSE इज़ नॉन फॉर, कि प्राइस पॉइंट अट्रैक्टिव, वेरी कंपेटिटिव, टॉप नॉच क्वालिटी, वेरी गुड स्टाइलिंग एंड पूरा इको सिस्टम जो है ना वो उनके पास, उनके They are कंट्रोल good में। exporters out of China. So they just started exporting. क्योंकि चाइना that's से the तो सिर्फ reason. BYD का नाम सुनते हैं Yes, ना yes. एक्सपोर्ट के। No, so that's the reason why a lot of people did not know about GSE. Yes. इसकी वजह ये है कि जैसे BYD है, BYD पाकिस्तान चाइना से बाहर भी एक्सपोर्ट करता है, तो BYD को लोग जानते थे। GSE ने फोकस अपना किया डोमेस्टिक मार्केट चाइना में। अब जाके उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब चाइना के अलावा भी हमें बाहर जाना चाहिए, तो पिछले 2-3 साल से इन्होंने अपना फुटप्रिंट मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डालना शुरू किया। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट डिसीजन कि अब उन्हें ग्लोबली जाना है। अब लोकल तो कर लिया इन्होंने, अब इनको ग्लोबली जाना है। तो पाकिस्तान है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इन मार्केट, ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली लॉन्च किया इन्होंने। फैसल साहब, जस्ट अबाउट द ऑटो सेक्टर, जी, ये एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी हुई या ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कंपनी हुई? एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी तो ये होगी कि चाइना से गाड़ी उठ के यूएस जा रही है, तो क्यों ऐसा होता है कि किसी को भी जब चाइनीज बंदे को या किसी कोरियन को बाहर निकलना होता है तो इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग वो उस जगह पे जाके प्लांट लगाता है? इसकी वजह है वो ड्यूटीज होती हैं सारी। हाँ, उसमें होता ये है कि एंट्री बैरियर्स होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है, देखिए एक तो बड़ा आसान है ना, हम चाइना में, वो चाइना में बनाएं और जहाँ दुनिया में चाहे पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस में भी एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी जगह जाना हो वो एक्सपोर्ट करते हैं। बट ड्यूटी इतनी होगी पाकिस्तान में कि वो बेच ही नहीं सकते। बट पाकिस्तान में अगर आज हम टैरिफ को स्टडी करें, हाँ। CBU को वो ऑब्वियसली आज की तारीख में EV को CBU में वो सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप आइस को उठा लें, आइस इंजन, आप PHEV को उठा लें, HEV को उठा लें, नहीं करता है। इतना महंगा ड्यूटी टैरिफ है कि आपकी गाड़ी वायबल ही नहीं होगी पाकिस्तान में। तो ये लोग डोमेस्टिक मार्केट में इसलिए भी जाते हैं कि पहली बात तो ना, जैसे हम पाकिस्तान में, तो हमें पता है कि पाकिस्तान के लोगों का टेस्ट क्या है, पाकिस्तान का एक कस्टमर क्या देखना चाहता है, तो यू कस्टमाइज गाड़ी इन अ वे। डू यू, कैन यू? यस, लाइक कस्टमाइज, आई वुड नॉट से कस्टमाइज इन द सेंस कि गाड़ी पूरी चेंज कर दें, इन द सेंस कि लाइक इन्होंने कोई स्टैंडर्ड फीचर्स रखे हुए हैं, कुछ इन्होंने ऑप्शनल फीचर्स। तो गाड़ी में ये होता है कि जब आप गाड़ी आप पहले सिस्टम पे क्रिएट करते हैं, सही है, तो सिस्टम पे आपको ऑप्शन देता है कि यार ये वाली गाड़ी के ये ट्रिम्स हैं, ये वेरिएंट्स आप चूज़ करें। सो यू चूज़ वेरिएंट्स एंड देन यू लॉक दोज वेरिएंट्स एंड देन दे गिव यू प्राइस कि ये वाले वेरिएंट्स, ये वाला वेरिएंट्स के अंदर ये स्पेसिफिकेशन है, इसकी ये FOB प्राइस है। अब चाइना में ये है कि वो उन्होंने कुछ लॉन्च किए हुए हैं चाइना के अंदर मॉडल्स, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स, उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस है। ज़रूरी नहीं पाकिस्तान के कंज्यूमर को सब कुछ चाहिए हो, क्योंकि वो अगर गाड़ी एज इज पाकिस्तान में आएगी तो और महंगी होगी। चाइना में तो पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है तो शायद उनका कस्टमर अफोर्ड कर सकता हो, बट पाकिस्तानी कस्टमर को शायद इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना हो। सो व्हाट वी डू इन पाकिस्तान इज़, जो हमने स्टार्ट किया था कि नॉट नेसेसरली हर वो चीज़ जो उस वक्त मिल रही थी कस्टमर को वो सफिशेंट थी, कस्टमर के लिए वो सफिशेंट नहीं थी। दैट्स द रीज़न वाई उस वक्त का कंज्यूमर जब हम एंटर हो रहे थे वो सारी चीज़ें यूज़ गाड़ी में तलाश करता था। उसके पास फीचर्स, लोकली प्रोड्यूस गाड़ी में वो फीचर्स नहीं थे, तो वो यूज़ गाड़ी में वो ढूंढता था। हमने आके उनको पैनोरामिक सनरूफ, हमने आके उनको ऑल व्हील ड्राइव, हमने आके उनको 5 से 6 एयरबैग, सेफ्टी फीचर्स, ये और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एडास फीचर्स वगैरह आपने देखे। हमने जब इंट्रोड्यूस किया, फिर लोगों ने गेम अप किया। अब गेम इतना अप हो चुका है कि अब पाकिस्तान में अब जो भी गाड़ी है ना, अब मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, तो आ ही नहीं सकता। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, जो गाड़ी है ना हमें नज़र आ जाती है हल्की। लाइक अब मैं आपको बड़ा आसानी से कह सकता हूँ कि अब हमारी स्पोर्टेज जिस सेगमेंट में है या हमारी सोरेंटो जिस सेगमेंट में है, उस सेगमेंट में हमें पता है कि 3-4 गाड़ियाँ बिल्कुल हल्की हैं, हल्की इन द सेंस के अंदर कुछ भी नहीं है। और वो कहाँ से प्रूव हो जा रहा है? कस्टमर नहीं ले रहा वो गाड़ियाँ। तो कस्टमर को चाहे वो फीचर्स यूज़ करे या वो ना करे, आजकल एडास का स्वीट है ना, सोरेंटो में एडास स्वीट है पूरा, कोई 12 फीचर्स हैं एडास के, ठीक है, सेफ्टी फीचर्स। ज़्यादातर लोग उसको ऑफ करके चलाते हैं, हाँ, क्योंकि उनको डर लगता है कि यार ये गाड़ी जो है अचानक से हॉल्ट हो गई, ब्रेक लग गया, कोई सामने से आ गया, हॉल्ट हो गई, पीछे से कोई मार ना दे गाड़ी को। तो ये डर की वजह से लोग एडास फीचर यूज़ नहीं करते। अब लोग कहते हैं यार ये इतनी बीप्स आती हैं, यहाँ से भी निकलो तो बीप, यहाँ से भी निकलो तो बीप, तो वो कहते हैं यार ये थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है।
लेकिन चाहिए सब कुछ। पैनोरामिक सनरूफ कितने लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन चाहिए सब कुछ, सबको दिखाने के लिए कि मेरे पास पैनोरामिक सनरूफ है या मेरे पास एडास फीचर्स हैं या मेरी गाड़ी कूल है, मैं से बात करता हूँ गाड़ी दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूँ, हमारी जो गाड़ी है अभी GSC की, उसके अंदर सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं, मसाज सीट्स हैं, फ्रेगरेंसेज हैं उसके अंदर, जो हमारी जो हाइपटेक है उसके अंदर फ्रेगरेंसेज हैं, और ज़ीरो ग्रेविटी सीट्स हैं, वॉइस कमांड पे आपकी गाड़ी के दरवाजे शीशे सब खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इवन गल्विंग डोर्स। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि चाइनीज That makes sense, Faisal bhai. But coming back to the numeric side Correct. of equation, एक ऐसा सवाल है जिसका आज तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है, प्रॉब्ली आप मुझे हेल्प कर I will सकें try. अगर मुझे यहाँ से US में गाड़ी बेचनी है, आप बेच सकते हैं GSE का कोई ब्रांड? US एक्सपोर्ट हाँ या नहीं? आप you are पाकिस्तान bound से by no. So okay, for exports you need a permission from your OEM. From your OEM. We have been exporting, mashallah, I would say, so far we have exported 50 Kia vehicles, not in US markets, right hand drive. अच्छा, US में मैं export कर सकता हूँ, मुझे left hand गाड़ी बनानी पड़ेगी पहली but बात। any country that has right hand drive, So we have exported more than 50 cars in 4 different right hand drive markets, including Africa. और Kia को हमने बताया, हमने explore की markets. So arrangement ये होता है OEMs के साथ, by default they don't allow you until you have an opportunity for export. तो आपने opportunity ढूंढी export की, आपने market identify की, आपने customer identify की, आपने price lock की, फिर आप गए किया के पास, आपने कहा कि मेरे पास ये डील है, मैं ये एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, एंड दे गिव यू। सो किया ने हमें हमारी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी में सपोर्ट किया है। दैट्स द रीज़न वाई वी वर एबल टू एक्सपोर्ट, एंड अभी भी हम माशाल्लाह और मज़ीद एक्सपोर्ट भी करे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकती है। एक गाड़ी के अंदर कितनी वैल्यू, अगर गाड़ी की जो कॉस्ट है उसकी कितनी वैल्यू लेबर होती होगी और कितनी वैल्यू पार्ट्स होती होगी? देखें, गाड़ी में अगर आज मैं CKD की बात करूं तो आई वुड से लोकल वैल्यू एडिशन इज़ अदर देन लोकलाइजेशन, जिसको कहते हैं वर्कमैनशिप, जिसको कहते हैं असेंबली जिसमें वेल्ड पेंट असेंबली आता है। ये 3 प्रोसेस आते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस आती है, क्वालिटी अश्योरेंस। इट्स लाइक 15 to 20% ऑफ ये वैल्यू एडिशन कॉस्ट का, ऑफ द टोटल गाड़ी की कॉस्ट का। कॉस्ट टोटल गाड़ी की कॉस्ट का जो 20% है, अगर CKD में बना लूँ आज से, मेरे पास किट आती है चाइना से या कोरिया से या यूरोप से, उस किट की एक वैल्यू है, उसके ऊपर फ्रेट लगता है, ये हो गए टोटल मटेरियल कॉस्ट। फिर गाड़ी आती है, उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगती हैं, तो लैंडेड हो जाती है वो कॉस्ट। उसके ऊपर 20% का वैल्यू एडिशन है, जिससे मैं गाड़ी की पूरी कॉस्ट बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं। 20% इज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन अगर मैं लोकलाइजेशन को ऐड कर दूँ, जो पार्ट्स मैंने डिलीट कर दिए हैं किट से और अब मैं लोकल बना रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हमारी स्पोर्टेज 35% लोकलाइज है, हमारी सोरेंटो ऑलमोस्ट 25% लोकलाइज्ड है। उसमें ये करूँ तो वी आर काइंड ऑफ डूइंग लोकल ऑपरेशन या लोकल वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं, टू द ट्यून ऑफ 40-50%। इफ आई कंबाइन असेंबली ऑपरेशंस, टू फार इन द फ्यूचर, दैट्स टू फार इन द फ्यूचर, बिकॉज लोकलाइजेशन पे अभी हम लोग आ गए हैं। तो एक ऐसे ही एक क्वेश्चन नजर आता है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग ऑटो इंडस्ट्री जब मैं एनालिस्ट था कुछ 16-17 साल पहले। ओके, एक लेवल आता है जहां से ऊपर लोकलाइजेशन नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सही है। मतलब कि आप कुछ भी कर लें, आप उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए आपको नजर आता है कि 50% पे रुक के हर चीज़, बस मेहरान में कहते थे हम 75% पे पहुंच गए, बट 50% से ऊपर जाना, 50-60 से ऊपर बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद फिर वो पार्ट रह जाते हैं जिसके लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, जैसे इंजन है, ट्रांसमिशन है, वो आप उसके लिए वॉल्यूम वो नहीं, वॉल्यूम 2-2 लाख यूनिट्स। हाँ, एक गाड़ी का, साल के, हाँ, एक ब्रांड का, एक मॉडल का 2 लाख गाड़ियाँ साल की हों तो जाके आप 5 साल की अगर मॉडल लाइफ साइकिल या 6 साल का मॉडल लाइफ साइकिल या 8 साल का है तो आप इसको अमोर्टाइज कर सकते हैं। तो नाउ अबाउट लोकलाइजेशन ना, इसी तरह हम लोग जब लोकलाइजेशन की बात करते हैं, पहला प्रॉब्लम यह है कि इतनी सारी गाड़ियां हैं। अब 1 मिनट के लिए जरा वेरी गुड क्वेश्चन, आई कैन एंटिसिपेट व्हाट यू आर आस्किंग। मतलब आप हाउ डू, नोबडी कैन एक्सपेक्ट इन पाकिस्तान कि अगर टोयोटा कोरोला यारिस जो कि 40 साल से बन रही है, उसमें सिर्फ मॉडल शिफ्टिंग हो रही थी, उसकी लोकलाइजेशन अगर 50-60% है, तो यहाँ पे जितनी गाड़ियां आ रही हैं, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि लोकलाइजेशन होगी? आपने गाड़ी लॉन्च की, 4 नई गाड़ियां लॉन्च की, सबके दरवाजे फर्क हैं, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल बॉडी शेल बेसिक डिफरेंट है, बिल्कुल बेसिक है ना, वही लोकलाइज नहीं हो सकता। सो हम लोग क्या वैल्यू एडिशन कैसे दिखता है? अच्छा देखें, आपने अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, मैं आपको इसका बता दूं, पहले जो आप बॉडी पार्ट्स का पूछ रहे हैं ना, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना, शेल बॉडी जिसको कहते हैं, जिसके अंदर अपना टेल गेट है, रूफ है, इसके अलावा हुड है, लगेज है,
इस तरह से आप कहते हैं कि साइड मेंबर्स हैं, डोर्स हैं, ये उन कंपनियों ने जो जैपनीज आज है ना, इन्होंने लोकलाइज किए हुए हैं। उसकी वजह ये 3 लोग थे और पूरी पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी, ठीक। इनकी गाड़ियाँ टोयोटा करोला, मुझे याद है अच्छी तरह 50-50 हज़ार। अच्छा, टोयोटा करोला का आपको पता है शेप एक ही हुआ करता था, ठीक है। चाहे एक्सएलआई ले लें, जीएलआई ले लें, ऑल्टिस ले लें, कुछ भी ले लें। और उनके पास फ्यूचर लेंस भी था कि यार ये गाड़ी जो मैं बेच रहा हूँ ना, ये 40 साल से बिकती आ रही है, अगले 10 साल भी बिकेगी। करेक्ट है। तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे Correct. और सोच सकते थे। और जो वेंडर है, सारी इन्वेस्टमेंट तो आपने नहीं करनी ना, वेंडर ने भी तो पैसे लगाने, उसने सीएनसी मशीनें मंगानी है जिससे पूरा पार्ट बनेगा, पूरा वो क्या कहते हैं उसको, एक वो, आई मीन आई एग्री। सो दोज हु इन्वेस्टेड इन द पास्ट, आज कोई भी सोच भी नहीं सकता। आज मुझसे आप कहें प्रेस शॉप लगाओ, मैं नहीं लगा सकता। आप किसी भी ओईएम से, आज चाइनीज, कोरियंस, किसी से पूछ लें, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जितने 16, 21, 21, 26 की पॉलिसी में है, कोई भी प्रेस शॉप लगाना अफोर्ड नहीं कर सकता। वजह, जैसे मैंने आपको कहा, टोयोटा करोला 50,000 प्लस गाड़ियाँ बिकती थी साल की, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 लाख गाड़ियाँ। आप कह रहे हैं 2.5 लाख से 3 लाख गाड़ियाँ आप 5 से 6 साल में बना रहे होंगे। प्रेस शॉप में एक प्रेसेस की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद डाइस की इन्वेस्टमेंट है। प्रेस तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हर मॉडल चेंज पे डाइस की इन्वेस्टमेंट है, वेरी एक्सपेंसिव। और अगर आपको वॉल्यूम ना मिले, जैसा भी आपने कहा, तो वो तो पूरी संक कॉस्ट है। अब आप मुझे बताएं, आज पाकिस्तान में 31 ब्रांड्स हैं, यस, 16 प्लेयर्स हैं, यस, 2,20,000 का साल का वॉल्यूम है। अगर आप सिंपल मैथ कर लें, ब्रांड से मल्टीप्लाई तो करें, एक ब्रांड के पास 4 गाड़ियां हैं। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ उसी पे। अभी तो मैं आपको सिंपल मैथ करके दे रहा हूँ, 1500 नहीं, अभी आपको और कॉम्प्लेक्स मैथ में लेके जाऊंगा मैं। अभी तो मैंने आपको सिंपल मैथ किया है। 31 ब्रांड्स, 16 प्लेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त, जो है मल्टीपल ब्रांड्स भी लोगों के पास। 31 ब्रांड्स हैं, 16 प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं, 2,20,000 गाड़ियों की मार्केट है। अब 2,20,000 को अगर आप सिर्फ 31 से ही डिवाइड कर दें, तो मुश्किल से एवरेज 8,000, 6,000, 8,000 का साल का वॉल्यूम निकलेगा। साल का वॉल्यूम निकलेगा। 8,000 के साल के वॉल्यूम में कौन सी लोकलाइजेशन जस्टिफाई होती है? अब आप दूसरा, आपने जो एक्सटेंशन दी है, मैंने कहा और मोर कॉम्प्लेक्स करे जा रहे हैं आप। डिवाइड बाय 4 कर दें अगर, 4 मॉडल्स हैं। हाँ ठीक है, अब उसके अंदर भी वेरिएंट्स हैं। हाँ, वेरिएंट्स हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे चलो ठीक है, बॉडी, शेल बॉडी तो एक ही तरह का है, बट उसके अंदर सीटें डिफरेंट तरह की हैं, सही है। में भी हो सकता है बम्पर डिफरेंट तरह का हो, या कुछ और लाइटें शायद डिफरेंट तरह की हों। हैं कुछ ऐसे वेरिएंट्स होते हैं जिसके अंदर एंट्री लेवल वेरिएंट के अंदर लाइट्स डिफरेंट है, उसके टॉप वेरिएंट के अंदर लाइट्स डिफरेंट है, बम्पर इसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट है। अच्छा, वो FWD है, वो AWD है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और फिर सीटें अलग हैं कि सीट पता चला इसका इंटीरियर जो है वो ब्लैक है, इसका इंटीरियर जो है वो रेड है। कैसे तो आप कैसे करेंगे? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इस वक्त मार्केट में OEMs इतने एंटर हो चुके हैं। पाकिस्तान ऑटोमोटिव इज नाउ बिकम काइंड ऑफ, मैं मजाक में लोगों को कहता हूँ कि साबुन सरफ वाली मार्केट हो गई है। इतना कंपटीशन है, लोगों को शायद ये लगता है कि ऑटोमोटिव में पैसे बहुत बन रहे हैं तो सब चले जाओ ऑटोमोटिव में पैसे बनाओ। फैसल साहब, मैं ये पॉलिसी पढ़ रहा था, द ओनली क्वेश्चन आई हैड वाज सिंस देन, हाउ विल गवर्नमेंट इंश्योर कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं दे आर सॉलिड इनफ दैट दे विल स्टे। करेक्ट। अगर मैं दुकान बंद करके चला, बिकॉज दुकान ही है ना 31, दुकान बंद करके अगर मैं चला जाऊं तो हु विल स्टॉप मी? मुझे तो आपने फॉर एग्जांपल 20% नीचे रिलैक्सेशन दे दी, कल को कोई प्लेयर डिसाइड करता है कि मैं आता हूं, 5 साल काम करूंगा, 5वें साल में सॉरी बोल के चला जाऊंगा, सही है, फिर क्या होगा? अच्छा, अब इसमें एक तो मैं आपको इस पे क्लैरिफाई कर दूं और फिर आगे लेके चलता हूं मैं। 2016-21 की जो पॉलिसी थी, वो वाहिद पॉलिसी थी जिसके अंदर कंसेशंस 26 तक कैप थे। ठीक है, तो 26 तक, तो जो 16-21 की पॉलिसी में आए, सब जितने OEMs आए, सबका कंसेशन 30 जून 2026 को, जो कि आने वाली है, सबका ओवर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम सबका होंगे। अच्छा, हमारे कुछ मॉडल उसी लेवल पे होंगे, सब उसी लेवल पे होंगे जिस पे टोयोटा, होंडा, सुजुकी आ जाए, ठीक। तो अब सब है ना एट पैरिटी होंगे। अच्छा, 21-26 की पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कंसेशंस नहीं दिए किसी न्यू एंट्रेंट को। इन्होंने ये कहा कि जो HEV लाएगा, जो PHEV लाएगा, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएगा, सो 5 साल के पॉलिसी पीरियड में इन्होंने एनकरेज किया कि जो EV लाएगा, पूरी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंप्लीट EV, उसको 1% स्पेसिफिक पार्ट्स, 10% लोकलाइज, नॉन लोकलाइज, एंड 25% लोकलाइज पार्ट्स। सो 1, 10, 25 ये ड्यूटी स्ट्रक्चर था। उसमें हार्डली 2 लोग आए और कोई नहीं आया EVs के अंदर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। CBU पे रेट ऑफ ड्यूटी EV पे आज है 25%। सो अगर मैं अगर $50,000 तक की इंपोर्ट वैल्यू है, उससे ऊपर अगर आप चले जाएं, $50,000 से $1 भी ऊपर चले जाएं, तो द ड्यूटी रेट इज़ 50%। तो डबल हो जाती है ड्यूटी उसकी CBU पे। लेकिन 25% अप टू $50,000 इंपोर्ट वैल्यू इतना अट्रैक्टिव है कि अगर मैं टोटल लोकलाइजेशन, टोटल CKD कर दूँ, अगर 1, 10, 25 का वेटेड एवरेज निकाल लूँ,
इट इज़ क्लोज टू 7 to 8%. अब अगर आप मैथ करें ना तो 7 to 8%, 8% वर्सेस 25%, इतना बड़ा फ़र्क नहीं बनता. तो एक फ़र्क कम है. इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज ईवी आज भी सीबीयू इंपोर्ट होकर आ रही है. तो किसी ने इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लिया अपने ऊपर कि वो लोकल ऑपरेशन सीकेडी की स्टार्ट करें बिकॉज ऑफ लेस डिफरेंस बिटवीन सीबीयू एंड सीकेडी. एक और डिफरेंस है वो है कि अगर आप सीबीयू मंगाते हैं अप टू 50 किलोवाट आवर वाली बैटरी तो आपको 12.5 जो ईवी अगर आप मंगाते हैं अप टू लेस देन 50 किलोवाट आवर वाली बैटरी 12.5% सेल्स टैक्स. उससे ऊपर जाती है तो 18% सेल्स टैक्स है सीबीयू में. सीकेडी में फ़ायदा ये है कि अगर छोटी गाड़ी हो तो उसको फ़ायदा है. लेस देन 50 किलोवाट आवर वाली बैटरी पे 1% सेल्स टैक्स है. तो जो छोटी गाड़ी है आज उसमें सीकेडी वायबल है. जो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी का मतलब जिसकी 50 किलोवाट आवर से ज़्यादा की बैटरी साइज़ है, उसमें सीबीयू आज भी मेक सेंस. क्यों? अब इसकी रीज़न बताता हूँ मैं. उस पर एक अनॉमली है, वो ये है कि अगर आप सीबीयू में वो मंगाते हैं तो उस पर 18% सेल्स टैक्स है, लेकिन वही चीज़ आप सीकेडी करते हो तो 25% सेल्स टैक्स है. क्योंकि आपको याद होगा सेल्स टैक्स का एक लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसमें ये लिखा हुआ है कि गाड़ी जिसकी वैल्यू नेट ऑफ सेल्स टैक्स 4 मिलियन रुपीज़ है विल अट्रैक्ट 18% सेल्स टैक्स, अबव दैट 25% सेल्स टैक्स. तो ईवी कोई भी इतनी सस्ती नहीं है कि जो नेट ऑफ सेल्स 4 मिलियन रुपए की हो. इसलिए वो इवेंचुअली अगर कोई गाड़ी आती है जिसकी बैटरी साइज़ ऊपर है वो महंगी होगी और वो 18 के अगेंस्ट 25% सेल्स टैक्स. तो अगर इफ आई कंबाइन एवरीथिंग, सेल्स टैक्स की अनॉमली और जो डिफरेंशियल है बिटवीन सीबीयू रेट ऑफ ड्यूटी एंड सीकेडी रेट ऑफ ड्यूटी, इट डज़ नॉट मेक सेंस आज की तारीख में कि 50 किलोवाट आवर से ज़्यादा की बैटरी साइज़ पे मैं सीकेडी करूँ. हाँ, अब गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट ये कह रही है, जब हम आएंगे एक और डिस्कशन पे जो न्यू पॉलिसी के ऊपर, गवर्नमेंट अभी करने जा रही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, लेट्स सी क्या आती है पॉलिसी जो फाइनली आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बैटरी साइज 1% सेल्स टैक्स ऑन ईवीज. अगर ये हो जाता है तो वो वाली अनॉमली ख़त्म हो जाती है एंड देन पीपल विल थिंक ऑफ doing CKD operation for battery electric vehicles. We just conclude this and go to the EV space because मेरा एक बहुत important please. अगर मैं जब आप किया लेके आए ICE variant, Correct. ठीक है? Correct. What's the localization now? As I said, Kia Sportage when we launched for the first time, our localization level was 35 to 40%. शुरू वाली जो Sportage थी, आज की Sportage 35%. 35%. Now मैं उस गाड़ियाँ जो उस टाइम पे जितनी भी आई, they have not localized, right? हो नहीं सकता. इसीलिए मैं कहा कि चाइनीज में से शायद ही चंद इक्का दुक्का हैं जिन्होंने लोकलाइजेशन की, मास मेजॉरिटी ने लोकलाइजेशन ही नहीं की. सो अब अगर पैसे महंगे भी हो जाते हैं तो वो जो एक पार्ट ऑफ द पॉलिसी था कि लोकलाइजेशन हो, दैट डिड नॉट हैपन. राइट, लोगों को गाड़ियां मिल गई, बिल्कुल सही, अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां मिल गई, सस्ती गाड़ियां मिल गई, ऑप्शंस मिल गए, बट द सेकंड साइड ऑफ द इक्वेशन था कि लोकलाइज हो, वहां पे हम नहीं पहुंचे. एम आई करेक्ट? बिल्कुल. सो डू यू थिंक ये जो कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, वील रिमेन द सेम लाइक दैट? मुझे पता ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं है. रेगुलर मैं अगर बिजनेस ओनर के तौर पे देखूं तो मैं कहता हूं ठीक है यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी गाड़ी ला के देना और मुझे अच्छी फीचर ला के देना वगैरह वगैरह. एंड अगर आप मुझे फोर्स कर सकते हो तो एक ही तरीके से फोर्स कर सकते हो, टैरिफ्स के थ्रू. करेक्ट. वो नहीं हुआ, राइट? सो डू यू थिंक कि अगले भी कुछ सालों में ऐसा ही होगा कि गाड़ियां आती जाएंगी फिर बंद करके लोग चले जाएंगे? अब किसी ने बंद कर दिया, अब जो 30 जून 2026 में ड्यूटीज वापस ऊपर चली जाती हैं, कुछ मॉडल्स वैसे ही नहीं बिक रहे थे, वो नहीं बिकते हैं, तो व्हाट विल हैपन? दैट्स ऑल गॉन, राइट? सही. सो अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि गवर्नमेंट ने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रखे हैं. अगर आप लोकलाइजेशन नहीं करते तो देयर इज अ लिस्ट कॉल्ड SRO 693. एक पर्टिकुलर SRO है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ पार्ट्स हैं कि अगर किसी OEM ने ये वाला पार्ट लोकलाइज नहीं किया, उसके ऊपर 45%, एग्जिस्टिंग OEM पे 45%, न्यू एंट्रेंट जिसकी कंसेशन अभी भी चल रहा है उसे 25% ड्यूटी देनी है. 30 जून 2026 के बाद जब सब एक ही लेवल पे आ जाएंगे तो वही वाला पार्ट जो पहले 25% ड्यूटी अट्रैक्ट करता था, 1 जुलाई से इंपोर्ट पे 45% ड्यूटी अट्रैक्ट करता था. तो क्या होगा? दे विल बिकम अनवायबल. सो गवर्नमेंट ने ये रखा है प्रेशर. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड मैंडेटरी लोकलाइजेशन. गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज टू लोकलाइज. दे पुश अस. सो दे कैन नॉट पुश अस इन अ वे बाय कॉन्ट्रैक्ट कि आप लोकलाइजेशन करें. बाय वर्च्यू ऑफ टैरिफ दे हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन जहां अगर मैं लोकलाइजेशन नहीं करता हूं ना तो मैं अनवायबल हो जाऊंगा. अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. अब जिन्होंने अभी रिसेंटली गाड़ियां लॉन्च की है उनमें से ज़्यादातर लोगों ने लोकलाइज नहीं किया क्योंकि वो ग्रीनफील्ड का स्टेटस एंजॉय कर रहे थे. वंस ये ग्रीनफील्ड का स्टेटस खत्म हो गया, वो गाड़ियों पे जब 20% ड्यूटी बढ़ जाएगी, उस वक्त अगर उन्होंने लोकलाइजेशन नहीं की तो वो अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे. सो ये सारा गेम है
कि जिसने लोकलाइजेशन पे काम किया अच्छे वक्तों में, जैसे हमने किया, हमने अपनी गाड़ी को 35 से 40% लोकलाइज किया स्पोर्टेज को। आज की स्पोर्टेज 35% लोकलाइज है, आज की सोरेंटो 25% लोकलाइज है, एंड वी कंटिन्यू टू लोकलाइज ऑल द मॉडल्स। जैसे मैंने कहा, जहाँ हमें लगता है वॉल्यूम है। अब देखिए, किसी का अगर निश है गाड़ी, एक छोटा वॉल्यूम है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तो आप चार्ज भी ज़्यादा कर सकते हाँ, हैं तो ना। उस पर अगर मैंने प्राइस ज़्यादा भी कर ली तो मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेक सेंस। हाँ, अब आपका दूसरा क्वेश्चन, कम 30 जून 26, मैं कह रहा हूँ 6 महीने और स्ट्रेच कर लें आप। 1 जनवरी 27 आप देखेंगे, मेरा इंप्रेशन है कई ब्रांड्स पैकअप कर जाएंगे। या दिस इज व्हाट आई थॉट। क्यों? कि एक तो मार्केट इतनी कंपेटिटिव हो गई है, और जब ये ग्रीनफील्ड स्टेटस खत्म होगा, अभी मैं नई पॉलिसी पे तो जा ही नहीं रहा कि नई पॉलिसी में क्या होने वाला है, लेकिन अगर मैं आज का स्टेट ही देख लूँ और यही वाली स्टेट कंटिन्यू करती है इवन अगले साल भी, तो 20% ड्यूटी बढ़ने के बाद बहुत से ब्रांड्स पैकअप करेंगे, क्योंकि वो इनकी प्राइस सबकी प्राइसेस मेरे हिसाब से इफेक्टिव 1 जुलाई 26 ऊपर जानी चाहिए, अनटिल वो समहाउ 2-3 चीज़ें करते हैं। एक आपने ओईएम से जाके लेके डिस्काउंट ले लिया बहुत सारा, और किस तरह से मेंटेन कर दी प्राइस अपनी। एक तरीका ये हो सकता है कि आप बोले भाई 1 जुलाई 2026 से मेरी गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी, यू गिव मी दिस मच डिस्काउंट सो दैट आई एम एबल। वुड दे? आई डोंट नो, डिपेंड्स। तो एक तरीका है कि आप ओईएम से डिस्काउंट लेके आ जाएं। एक तरीका ये है कि आपने लोकलाइजेशन इतनी की हो कि आपका वो जब ड्यूटी बढ़ने वाला भी तो आपको इतना इम्पैक्ट ना आए। तीसरे ये कि आप प्राइस बढ़ाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबने प्राइस बढ़ा दी तो? या चौथा ये कि आप सस्टेन करें, या मींस वो कुछ ना करें एंड लॉस ले, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाकिस्तान में वो स्टार्टअप वाला है ही नहीं। एग्जैक्टली। सो मेरा अपना इंप्रेशन ये है, 40% ऐसी गाड़ियां हैं और सबने प्राइस बढ़ा दी तो सो मैं कह रहा हूँ ना कि लाइक इस वक्त सो यू हैव टू सी कि जो फिर जो लोकलाइज करके बैठा होगा वो सर्वाइव करेगा। वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो ज्यादा पैसे कमाएगा क्योंकि वो भी बढ़ा देगा प्राइस। नहीं, अब होगा ये, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब मुझे लगता है ये कि प्राइस बढ़ाएंगे, इनकी गाड़ियां नहीं बिकेंगी। कम 1 जुलाई 2026 से मैं फिर भी स्ट्रेच कर रहा हूँ कि किसी ने स्टॉक बिल्डअप कर दिया हो अपना। फर्ज करें किसी ने अपना स्टॉक 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मंगा के रख लिया हो कि कस्टम ड्यूटी मैंने एंजॉय कर ली, पुराना स्टॉक जमा कर लिया, 6 महीने आराम से बेचूंगा। उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकेगा ना। हाँ, तो 2-3 साल का स्टॉक तो नहीं कैरी कर सकता, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन्वेंट्री। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप 6 महीना वॉच कीजिएगा, जुलाई से लेकर, और मैं भी वॉच करूँगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक शायद फिर भी लोग थोड़ा सर्वाइव कर जाएं। उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी लोग साफ़ हो जाएंगे। हाँ। जब ये ईवी स्पेस पाकिस्तान में आई थी ना, तब आई वाज थिंकिंग कि यार ये तो आग लगा देगी। मतलब सस्ती भी है, ब्रांड भी अच्छा है, आ भी रही हैं गाड़ियाँ, लोगों को वैल्यू फॉर मनी भी लगता है। बट समहाउ दैट डिड नॉट हैपन, कि वो जो पेनिट्रेशन आते ही कि यार आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, और स्पेशली ये जो भी गाड़ियाँ आई वो उस सेगमेंट में आई नहीं जिसको शायद कॉस्ट का फर्क पड़ता है। उसके लिए 50,000 रुपये का फ्यूल और 70,000 रुपये के फ्यूल में कोई फर्क नहीं है, लाख रुपए की फ्यूल में भी उसके लिए कोई फर्क नहीं है, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ सारी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये थोड़ा नीचे के रेंज में आएंगी, एंड देन सिस्टम खुद ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा ईवीज के लिए। दैट डिड नॉट हैपन। कैन यू, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखिए, पाकिस्तानी कंज्यूमर अब शिफ्ट है। मैं आपको तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूंगा आपके साथ। हम भी स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। बैक इन ओल्ड डेज जब हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, 8 साल पहले, 9 साल पहले की बात है, जब किक ऑफ किया, और उसके बाद ऑब्वियसली लॉन्च किया हमने 2019 में, तो हमें सीकेडी ऑपरेशन में 7 साल हो जाएंगे जून 26 को। हमारी जो पहली गाड़ी हमने लॉन्च की थी किया स्पोर्टेज, उसको 7 साल मुकम्मल हो जाएंगे जून 27 पे या जून 26 पे, फ्रॉम द डेट ऑफ सीकेडी ऑपरेशंस। 19 में हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन अपना। पाकिस्तानी कंज्यूमर का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तानी कंज्यूमर गाड़ियाँ लेता था पहले एज एन एसेट, एज एन इन्वेस्टमेंट, और वो गाड़ी खरीदने से पहले सोचता था कि जब मैं गाड़ी बेचने जाऊंगा तो कितने, तो रीसेल वैल्यू वो पहले सोचता था गाड़ी खरीदने के डिसीजन से पहले कि बिकेगी कितनी और मैं पैसे बनाऊंगा या नहीं। मुझे आज भी याद है कि मैंने जब पहली गाड़ी मैंने ली थी अपनी, जब मैंने बेची तो मुझे ज़्यादा पैसे मिले थे। वो एक्चुअली में ज़्यादा नहीं थे, वो एक्चुअली में ज़्यादा नहीं थे, टाइम वैल्यू मैंने डिवैल्यूएशन की हाँ, बट मैं रुपी टर्म्स में भी सोच रहा हूँ कि चले मैंने गाड़ी खरीद ली और मैंने बेची, चलो मुझे नुकसान नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि मुझे ज़्यादा पैसे मिले इस तरह से। पाकिस्तानी कंज्यूमर इस तरह सोचता था। रीसेल वैल्यू, ब्रांड लॉयल्टी, मुझे तो ये वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा रिसर्च नहीं करता था। वो देखता था कि यार रीसेल वैल्यू किसकी है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, और किसका काइंड ऑफ इम्प्रेशन टैका ज़्यादा बेहतर है, उससे प्रोफाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है तो इस तरह गाड़ी लेते थे लोग। जब ईवीज़ आई ना,
तो कंज्यूमर के जहन में ये था कि ईवी की रीसेल नहीं होगी और फ्यूल 5 साल में सेव होगा ना। आज तो मैं ईवी खरीद, अच्छा उस वक्त ईवी द रीज़न, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वाई ईवी ने पहले टेक ऑफ नहीं किया शुरू में, क्यों नहीं किया, रीज़न क्या था। ईवीज वर वेरी एक्सपेंसिव, इट वाज डबल द प्राइस ऑफ आइस इंजन। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहूँ किया स्पोर्टेज आज खड़ी है ये वाली, फ़र्ज़ करें ये नॉर्मल आइस इंजन है, एग्जैक्टली किया एक ईवी लॉन्च करता है स्पोर्टेज एग्जैक्टली सेम बट डिफरेंट टेक्नोलॉजी एज अपोज टू आइस ईवी, डबल द एफओबी प्राइस। अब मैं डबल द एफओबी प्राइस लूँ, उसके ऊपर ड्यूटीज़ दूँ, टैक्सेस दूँ और डबल कर दूँ फ़र्ज़ करें गाड़ी की प्राइस को, और मैं कहूँ कि मैं 5 साल इसके ऊपर फ्यूल की सेविंग करूँगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं चार्ज, बचेंगे। तो मैं, अच्छा 5 साल किसने देखे, पहली बात आज का कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा है कि उसने 5 साल पहले, हमारे वक्तों में शायद 5-5, 6-6 साल लोग चला लेते थे गाड़ी, आज तो 2-2.5 साल में, 1 साल ली बेची, दूसरी गाड़ी ली बेची, 2-2.5-3 साल में तो 3 गाड़ियाँ चेंज कर देते हैं। तो उनका ये है कि यार मैं आज इतनी महंगी गाड़ी लूँ, ठीक है, और मुझे क्या पता कि मैं इसको रखूँगा कि नहीं रखूँगा। तो पहले ये वाला ट्रेंड था कि रीसेल वैल्यू का सोचते थे, अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब कंज्यूमर कहता है यार मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। आई कैन टेल यू कि पहले अगर 100% लोग में से 90% थे जो रीसेल वैल्यू, ब्रांड लॉयल्टी, क्वालिटी ये सोचते थे आफ्टर सेल्स। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने अपनी गाड़ी लॉन्च की ना, तो हमसे आके पहले दिन लोग पता है क्या सवाल करते थे, गाड़ी तो देखते थे, आपके पास पार्ट्स हैं गाड़ी के, आपका सर्विस नेटवर्क है, कहाँ गए पाकिस्तान में। एंड द रीज़न वाई वी हमारी जोग्राफिक डिस्पर्स जोग्राफिक लोकेशन पे सर्विस सेंटर्स हैं, क्योंकि वी बिलीव इन कस्टमर केयर। आज वो रेलेवेंट है, लेकिन कंज्यूमर का माइंडसेट थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आज का कंज्यूमर, अच्छा अब प्राइस पॉइंट क्या नीचे आ गया, अब आप ईवीज की प्राइस, अब वो डबल की जो किया थी अब नहीं है, अब वो 1.5 गुना है। हाँ अब 1.5 भी नहीं है शायद, अब 130, सो 1.3 का फैक्टर है। सो अगर पहले डबल का फैक्टर था, 2 का फैक्टर था, अब 1.3 का फैक्टर है। अब लोग कहते हैं यस 1.3 का फैक्टर, अच्छा बैटरी की टेक्नोलॉजी भी अब ऐसी होगी कि पहले लोग कहते थे कि बैटरी गाड़ी की कॉस्ट का 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सो अगर फर्स्ट करें मैं ईवी ले रहा हूँ $10,000 की, 5,000 साल बाद $5,000 तो मुझे इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट में डालाने पड़ेंगे, तो ये कि नई इन्वेस्टमेंट है, वो पैसे मैं कैसे रिकवर करूँगा। अब बैटरी टेक्नोलॉजी जो आ जा रही है वो ऐसी है कि वो कहते हैं कि अब आपको गाड़ी, अब बैटरी डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी की ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी यानी इसकी जो चार्जिंग कैपेबिलिटी कम हो, डिग्रेडेशन हो जाएगी, डीरेट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हो जाएगा कि जीरो हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है, लाइक। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी अच्छी है तो ये 6-8 साल गुजरा, पहले वो 5 साल का लोग स्पेक्ट्रम कहते थे, अब लोग कहते हैं 6-8 साल जला लेती है वो बैटरी। फिर तीसरा पर्सपेक्टिव क्या है, अब वो 50% नहीं है, इट्स 30% ऑफ द गाड़ी की कॉस्ट। तो गाड़ी की कॉस्ट इटसेल्फ कम हो गई, बैटरी विच यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द कार्स वैल्यू इज नाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 30% ऑफ द कार्स वैल्यू, सो 20% वहाँ से ड्रॉप हो गया। प्लस ये जो अभी बीच में ये फ्यूल की स्पाइक आई ना, बिकॉज ऑफ दिस ईरान एंड यूएस वॉर, आई थिंक इसने एक ट्रैक्शन दी है। अच्छा पहले ये नहीं हो रहा था इतना आसानी से, इतना ईजी ईवी का ट्रांजिशन नहीं हो रहा था। आप देखें पिछले 3 महीने में, रमज़ान में जब जंग शुरू हुई है और आज हम बैठे हैं बकरा ईद पे, 2-2.5 महीने में या 3-3.5 महीने के अंदर, 3 महीने आप समझ लें, इस 3 महीने में शिफ्ट आया है। अब लोग कह रहे हैं कि हमें ईवीज चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक तो आपने अभी मेंशन किया ना, ईवी खरीदने वाला वो बायर नहीं था जिसको फ्यूल का कोई मसला था, वो था लाइफस्टाइल स्टेटमेंट, मैंने ये वाली ईवी ली हुई है। तो अभी भी ऐसा ही है वैसे, अभी कुछ है बट अब मासेस में आ गई है। पहले ये था कि मैंने ये वाली, सर 40 लाख रुपए की फैसल में कौन सी गाड़ी ईवी की बिक कोई रही है नहीं जो मासेस है? कोई नहीं बिक रही, कोई नहीं बिक रही। हाँ। आई थी 2 ईवी आई थी, बट आई एम गोना टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। यस, पहले क्या था, EV5 EV9 किया की, हाँ, कौन खरीदने वाला है 4 करोड़ की गाड़ी या 2 करोड़ की गाड़ी, जिसके पास पैसों का मसला नहीं है, उससे ईवी इसने नहीं ली। वो प्रॉब्ली वो भी उसकी सेकंड कार होगी, पहला डाला ही होगा। हाँ अच्छा ये इसकी वो नहीं थी कि मुझे फ्यूल सेव करना है, फ्यूल इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉज लाइक मैं ये वाली गाड़ी चला रहा हूँ, सो मैं महंगी गाड़ी। आपने देखा ईवी में जो शिफ्ट आया पाकिस्तान में, जो पास में भी लोगों ने ईवीज ली थी, वो मासेस ने ली थी, सारी एलीट ने ली थी। हाँ, अच्छा अब शिफ्ट आया है, अब शिफ्ट आया है। सो आई एम नॉट सेइंग 40 लाख वाली ईवी, मैं कह रहा हूँ आज हमारी जैसे यूटी है इस वक्त, इट इज़ प्राइज्ड एट 6.4 मिलियन रुपीज़, हमारी जो वी है इट इज़ प्राइज्ड एट 8.9 मिलियन रुपीज़, और हमारी जो टॉप ऑफ द लाइन 2 हैं वो एक 12 मिलियन की और एक 14 मिलियन की है। मैं चलो 12 और 14 को इस वक्त डिस्कस ही नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 प्रोडक्ट्स, 6.4 मिलियन रुपीज़ इन 8.9 मिलियन रुपीज़। इस पर जो ट्रैक्शन है इस वक्त वो अमेजिंग है। ओके, अच्छा अब कस्टमर का माइंडसेट क्या है, 405 रुपये का फ्यूल है तो बहुत महंगा है, तो अच्छा अब गाड़ी अफोर्डेबल भी है। जैसे मैंने पहले कहा था, पहले रीच से ऊपर थी, इतनी महंगी गाड़ी मैं क्यों लूँ,
मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं फ्यूल की सेविंग 5 साल बाद, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सब हाँ, कैलकुलेट करते हैं, 5 साल बाद मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, इसका बेनिफिट तो क्या फ़ायदा, आज इतने पैसे मैं कमिट कर रहा हूँ डे वन पे। अब डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। अब चाइनीज़ ने ईवीज़ को इस प्राइस पॉइंट पे देना शुरू कर दिया है कि लोग कहते हैं यार ये तो HEV की प्राइस के बराबर या आइस की प्राइस के बराबर आ गई है। और एंजाइटी नहीं है चार्ज की? अब जो सिटी ड्राइविंग वाला बंदा है ना, उसको एंग्जाइटी नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है, सोलराइजेशन पाकिस्तान में बढ़ गई है। अब जो उनके घर हैं, खासतौर पर वो कंज्यूमर जिसका घर है और रूफ टॉप पे उसने अगर सोलर लगा लिया है तो वो सोलर पे चार्ज कर लेता है, तो पूरा दिन वो चार्ज कर ले। अब फर्स्ट करें, अगर मैं आपकी यूटी की एग्जांपल दूं, 350 किलोमीटर देती है वो, अगर किसी की ड्राइव दिन की 50 किलोमीटर भी है तो पूरा वीक तो निकाल लिया ना उसने। तो अच्छा, सिटी के लिए नहीं है। अच्छा, जिनको इंटरसिटी कम्यूट करना है, जिसने किसी ने लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर या कहीं और जाना है, उसके लिए फिर आजकल क्या वो प्लग इन हाइब्रिड्स एंड रेंज एक्सटेंडेड व्हीकल्स का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। तो जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट करना है वो या तो बड़ी वाली ईवी ले रहे हैं या वो PHEV या रेंज एक्सटेंडेड व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे हैं। आप चले बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो अगर आप आसान अल्फाज में बता दें कि HEV को क्या रिकमेंडेशन है, PHEV के लिए क्या रिकमेंडेशन है, और EV जो प्योर EV है जी। उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है इन द पॉलिसी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? ठीक है, इससे गवर्नमेंट ये कर रही है कि गवर्नमेंट जो ड्राफ्ट उन्होंने हमसे शेयर किया उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो EVs हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स, CKD की बात कर रहा हूँ अभी मैं, CBU की नहीं बात कर रहा, CKD पे सेल्स टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बैटरी साइज इज गोइंग टू बी 1%। गुड साइन, ठीक। कस्टम ड्यूटी ऑन लोकल मैन्युफैक्चरिंग 10 and 25, वो कह रहे हैं हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। एक ड्राफ्ट आया था जिसके अंदर उन्होंने इसको 20% बढ़ाने की बात की थी, उसको नॉर्मल कस्टम ड्यूटी, जिसको हम सब ने कहा कि अगर आपको EVs को प्रमोट करना है तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू 110-25 टैरिफ एंड सेल्स टैक्स 1%, तो EV की पेनिट्रेशन पाकिस्तान में हो जाएगी। अगर ये हो जाए तो मैं कहूँगा कि अच्छा है। अब आ जाते हैं हम PHEV एंड रेंज एक्सटेंडेड व्हीकल्स एंड HEVs। जब 2021-26 की पॉलिसी आई थी तो HEV और PHEV की ट्रीटमेंट सेम थी, ओनली एक डिफरेंस था, कस्टम ड्यूटी ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ HEV वॉज 4% और जो PHEV वो 3% थी। कस्टम ड्यूटी दोनों पे 8.5% अप टू 1800cc साइज इंजन, उससे ऊपर 12.75। कस्टम ड्यूटी वही नॉर्मल 30 and 46 दोनों पे, इट वॉज ओके। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम उसको वही स्टेटस देंगे PHEV को जो हम बैटरी इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, कस्टम ड्यूटी में नहीं, उस पर नॉर्मल जो 10 and 25, बट स्पेसिफिक पार्ट्स 1%। जो अभी ऑलरेडी 3 है, जो ऑलरेडी 1% बेहतर है HEV से, उसको 3 से घटा के 1% की बात कर रहे हैं। ओके। सेल्स टैक्स वो कह रहे हैं हम 1% कर रहे हैं PHEV पे, जबकि HEV को वो कह रहे हैं हम 9% सेल्स टैक्स कर देंगे। CVT जो कि सब गाड़ियों पे आ जाए 1%, वो कह रहे हैं PHEV पे हम नहीं लगाएंगे, जिस तरह BEV पे नहीं लगता। न्यू एनर्जी व्हीकल लेवी जो लास्ट ईयर लगाई थी उन्होंने 1-3%, जो PHEV पे नहीं थी, वो कह रहे हम PHEV पे नहीं लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे उसी तरह की स्टेट को। और फाइनली जो विदहोल्डिंग टैक्स PHEV पे था वो 0 कर रहे हैं। तो PHEV को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव करने की कोशिश करें लाइक EV, और HEV पे टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, लेकिन जब आप PHEV को इतना अट्रैक्टिव कर देंगे तो HEV तो स्ट्रगल करेगी। एग्जैक्टली। तो मेरी रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ये है कि आप PHEV और HEV में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना करें। रेंज एक्सटेंडेड व्हीकल, दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि रेंज एक्सटेंडेड व्हीकल इज लाइक PHEV क्योंकि इसके अंदर इंजन है, क्योंकि वो बैटरी इलेक्ट्रिक, वो टोटल बैटरी पे डिपेंडेंट नहीं है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहती है नहीं, वो इंजन तो है बट वो जनरेटर वाला रोल प्ले करता है और वो पावर देता है टू बैटरी, और जनरेटर गाड़ी नहीं चलाता। तो इसमें 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहती है कि PHEV ट्रीट करें, एक कहती है इसको बैटरी इलेक्ट्रिक। मेरा अपना ये मानना है कि गवर्नमेंट ये देखे कि जो जहाँ इंजन्स हैं उसको एक कैटेगरी ट्रीट करे, और जहाँ इंजन नहीं है जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको डिफरेंट ट्रीट करे। तो इसेंशियली आप कह रहे हैं कि क्योंकि दोनों गाड़ियां फ्यूल सेव कर रही हैं, करेक्ट, HEV एंड PHEV बोथ। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ये है कि हमें फ्यूल की सेविंग करनी है। करेक्ट। तो अगर फ्यूल की सेविंग करनी है और जो भी आपको फ्यूल सेव करके दे दे उसको आप प्रमोट करें, आपको उसको एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड जो फ्यूल है प्राइमरीली आइस, वो तो फिर उसको आप डिस्करेज करें। देखिए हमारे पास आइस भी है, HEV भी है, PHEV भी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, रेंज एक्सटेंडेड भी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक भी CKD हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एज एन OEM आई विल बी ओके। गवर्नमेंट जो भी करेगी, मेरे पास वेपन्स हैं उनको यूज़ करने के लिए, मेरे पास वो टूल्स हैं जिससे मैं अपनी सेल्स को बढ़ा सकता हूँ। बट व्हेन आई थिंक फ्रॉम गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम कंट्रीज पर्सपेक्टिव, अगर एक HEV सस्ती है देन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल या से PHEV महंगी है HEV से,
सेव दोनों करती हैं फ्यूल, वो थोड़ी ज़्यादा सेव करती होगी PHEV, बट आप पैसे भी तो कम कमिट कर रहे हैं ना आज उसके अगेंस्ट इम्पोर्ट वैल्यू। तो आप क्यों उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि वो भी सेव करके दे रही है फ्यूल। अगर आज HEV ना होती ना, मैंने पिछले दिनों भी किसी को मेंशन किया था, तो पाकिस्तान का फ्यूल बिल और ज़्यादा होता। लकीली हमारे पास HEVs पाकिस्तान में 12 मॉडल्स हैं जो लॉन्च हुए हुए हैं, जिसने काफ़ी फ्यूल सेव करके दिया है। तो मेरी रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ये है कि HEV को प्लीज़ डिस्क्रिमिनेट मैसिवली ना करें। इफ़ यू वांट टू कीप सम डिस्टिंक्शन, थोड़ी बहुत कर दें अगर आपने किसी और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, बट ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से जो सब लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ इस टेक्नोलॉजी पे वो ज़ाया हो जाए। क्योंकि अगर आप हमें 3 साल पहले बता देते कि हमने HEV को ख़त्म ही करना है फ्यूचर में, हम सब इतने पैसे नहीं लगाते। हमने पिछले साल ही स्पोर्टेज हाइब्रिड एंड सोरेंटो हाइब्रिड लॉन्च किया, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जस्ट रिसेंटली अपनी HEVs लॉन्च की है। नाइस। लास्ट क्वेश्चन जी, GSE, यस, हाउ इज द रिस्पॉन्स सो फार? Alhamdulillah, I would say better than what we expected. माशाल्लाह we launched on Wednesday. हमारा लॉन्च इवेंट था। थर्सडे को हमने अपनी 4 शोरूम से अपनी गाड़ियों की सेल्स को स्टार्ट किया है, और जून वी आर सोल्ड आउट कम्प्लीटली। फर्स्ट मंथ आर बुकिंग्स आर हैव एंटर्ड इनटू द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। जुलाई भी मुझे लगता है जो जिस स्पेस पे चीज़ें चल रही हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अगले एक आध हफ्ते के अंदर जुलाई भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम अगस्त पे चले जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त हमें 4 गाड़ियाँ लॉन्च की हैं। UT विच इज़ स्मॉल हैचबैक, देन उसके बाद एक गाड़ी हमने लॉन्च की बट उसकी प्राइस रिवील नहीं की, उसकी बुकिंग भी स्टार्ट नहीं की, वो है ES सेडान। हमारे पोर्टफोलियो में सेडान एक मिसिंग थी, तो हमें एक मौका मिला कि एक सेडान इंट्रोड्यूस करने का GSE प्लेटफॉर्म से। तो इंशाल्लाह वेरी सून उसकी हम बुकिंग स्टार्ट करेंगे। V जो है हमारी, वो एक मिड साइज आई वुड से लिटिल लार्ज SUV है इन EV, एंड उसके बाद फ्लैगशिप जो हमारी लग्जरी SUVs हैं उसमें हाइपटेक HT है जिसके अंदर नॉन गल्विंग दोनों है। चारों प्रोडक्ट्स पे अच्छा ट्रैक्शन है माशाल्लाह, और मुझे लगता है कि GSE के साथ जो हमने अलाइंस की है उसका इंशाल्लाह लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अच्छे प्राइस पॉइंट्स हैं, वेरी कंपेटिटिव फीचर्स, और मैं कहूँगा कि क्वालिटी जिसका मैंने अभी एम्फेसिस किया था, क्वालिटी में दे आर नंबर 1 इन चाइना। JD पावर इनिशियल क्वालिटी स्टडी मैंने आपको मेंशन किया 8 years इन अ रो, दे बिन नंबर। या सो एक थोड़ा सा प्लीज ऐसा क्वेश्चन है कि वुड यू रादर वांट टू सेल किया और वुड यू रादर वांट टू सेल GSE? मार्जिन वाला सवाल है ये। अच्छा, अब आप ये बताएं, अगर मेरे हिसाब से तो आई गॉट 3 kids राइट, इस तरह तो सर ऐसा तो नहीं। किया पूजो है यार ये GSE। ऐसा तो ये तो वही सवाल हो गया कि यार किस बच्चे को खिलाएंगे जो ज़्यादा पैसे कमा के। सो मेरा देखिए, वी ट्रीट आवर ब्रांड्स इक्वली, मैं फिलॉसफी बता रहा हूँ। मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, द क्वेश्चन वाज अबाउट मार्जिन। वैसे आई हैव हर्ड, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चाइनीज़ गाड़ियों के ऊपर उतना मार्जिन नहीं है जितना Correct. आपकी कोरियन या जापानीज़ गाड़ियों के अंदर है। आई थिंक वो प्राइस भी जस्टिफाई करती है इस बात जी को, जी right? जी। अच्छा, एक है कि कोरियंस थोड़े महंगे भी हैं। देखिए, लोगों को ये लगता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो मार्जिन ज़्यादा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोरियंस Of course, they're कोरियंस की जो इंपोर्ट वैल्यू ना बहुत महंगी है, अभी भी वो शायद अपने आप को प्रीमियम कंसिडर करते हैं, इसलिए उन्होंने अभी अपने आप को करेक्ट नहीं किया। अगर उन्होंने मासेस में कम्पीट करना है तो मेरा ख्याल है उनको रिविजिट करनी पड़ेगी अपनी प्राइस पोजिशनिंग। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, अच्छा, वी आर नॉट इनटू समथिंग के हम इनसेन मार्जिन बनाएं और लो वॉल्यूम पे खेलें। आर स्ट्रेटजी इज़ कि वी शुड सेल मोर वॉल्यूम्स एंड मेक डिसेंट मार्जिन, दैट्स गुड इनफ फॉर अस। सो अगर मैं इसलिए कहूँगा कि मेरे पास ऑप्शंस हैं। If I have to sell HEV, if a consumer is interested in HEV, I have Sportage and Sorento. If a consumer is interested in EV or PHEV or range extended vehicles, I will have inshallah very soon पूरा portfolio of GSE. तो और ICE में भी हमारे पास Kia and Peugeot दोनों अवेलेबल है। सो अब ट्रेंड चूँकि चला गया है टूवर्ड्स PHEV, रेंज एक्सटेंडेड एंड BEV, सो मुझे लगता है कि हमारी वॉल्यूम्स GSE के ज़्यादा होंगे कंपेयर टू किया, इन माई ओपिनियन। बट किया में भी आई कैन नॉट से कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इंशाल्लाह इन दिस remaining after budget. So we have 3 plans for Kia in remaining this calendar year, जो है जुलाई से लेकर दिसंबर। हमारे 3 न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून, एंड यू विल बी इंशाल्लाह अमेज्ड टू सी द प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च। और इंशाल्लाह विद GSE ऑल्सो हम उसको टारगेट करें अर्ली CKD ऑपरेशंस। मेरे ख्याल से हमारी कंपनी के लिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है 26-27 वो एक्शन पैक्ड होगा। किया में भी एक्शन है और GSE में भी एक्शन है। लिस्टिंग भी करा दें सर, एक और एक्शन।
Thank you, Faisal Saab. It was really, Pleasure, really nice pleasure, talking to you. pleasure. Started off with auto sector, ended at GSE. Wish you all the very best. Thank you very much. Jazakallah.